सबको वेलकम और थैंक यू कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। कोई और ज्वाइन करेंगे तो आते रहेंगे बाद में, और मैं वैसे भी रिकॉर्डिंग तो करता ही हूँ, तो रिकॉर्डिंग को पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। आज वैसे तो शुक्र उस ऊपर वाले का है, परमात्मा का, जिसने हमको संगीत को समझने की और सराहने की क्वालिटी बख्शी है, तो उसका धन्यवाद करना पहले जरूरी हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं किशोर कुमार पर, और मैंने आज मजमून चुना है किशोर कुमार और एस डी बर्मन के साथ का, वो भी उसके शुरुआत के सालों का, शुरू शुरू के सालों का। तो मैं अपनी बात को फोकस उस पे ही रखूंगा। पर इसके बीच में यूं है कि हम ये कोशिश तो करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम अप्रोक्सीमेटली साल भर एक सॉरी महीने भर एक आई एम सो सॉरी घंटे भर का ही हो, एक घंटे का हो। लेकिन अगर बीच में ऐसा लगे कि हमको कुछ और कमेंट्स लेने हैं या कोई और बातें करनी है, तो आई कैन हैव इट एक्सटेंडेड आल्सो फॉर लॉन्गर पीरियड। तो फील फ्री। और किसी ने कोई बात कहनी हो बीच में या कोई कमेंट करने हो तो चैट में डाल दीजिए या अपना हाथ रेज कर लीजिए तो दिख जाएगा, आई कैन स्टॉप। शुरू करते हैं आइए इस प्रोग्राम को किशोर कुमार के ऊपर। किशोर कुमार का जन्मदिन है आज। किशोर कुमार से बड़ा जीनियस हमारे साथ हुआ नहीं हम लोगों के बीच में। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, बहुत ही खुशकिस्मती है कि हम उन सालों में जिए हैं जब किशोर कुमार एक्टिव थे, एज एन एक्टर ऑल्सो और एज अ सिंगर ऑल्सो। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मैं बैक ट्रैक कर जाता हूँ और मैं पीछे बहुत दूर पीछे तक के गाने एंजॉय कर लेता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आइए बात करते हैं किशोर कुमार की। तो जरूरी बात है कि बर्मन और किशोर कुमार पे जब बात करते हैं तो 1946 एक बहुत जरूरी साल बन जाता है, 1946। क्योंकि 1946 इन दोनों की जिंदगी में रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आया था, किशोर कुमार की भी और बर्मन साहब की भी। किशोर कुमार और बर्मन साहब, इन दोनों की जिंदगी में जो चेंजेस आए थे और दोनों की जिंदगी का जो सक्सेस है, ये इसका दारोमदार अशोक कुमार के ऊपर है। बहुत ज्यादा अशोक कुमार की कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। अशोक कुमार ने, ऑब्वियसली किशोर उनके भाई थे, और जब उन्होंने देखा कि पढ़ाई लिखाई में इनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो बॉम्बे में बुला लिया था अपने पास कि चलो मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। और किशोर कुमार बॉम्ब और अशोक कुमार के साथ ही बॉम्बे में उन दिनों रहते थे। अशोक कुमार इधर उधर ट्राई करते रहते थे, और कई गानों में जहां पर सरस्वती देवी म्यूजिक दे रही थी बॉम्बे टॉकीज की, तो उसमें किशोर कुमार ने कुछ कोरसेस गाए थे। वो अशोक कुमार ने खड़ा करवा दिया था कि कोरस गाओ। तो ये शुरू हो गया था उसकी जिंदगी में। बर्मन साहब जो थे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बंगाल में 16-17 फिल्मों का म्यूजिक दे चुके थे, बंगाली फिल्मों का। लेकिन उनको ये 16-17 फिल्मों में कोई बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। मतलब बहुत सुपरहिट नहीं थी फिल्में, उनको मिल रही थी मगर कोई सुपर हिट्स नहीं थे। लेकिन बर्मन साहब के अपने गाए हुए बंगला गाने, शोचिन कोरता, सचिन करता, उनके जो अपने गाए हुए बंगला गाने थे वो सुपर हिट थे। उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। वो मैसिव सेल होते थे, बहुत बिकते थे और बहुत सुपर हिट थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दो तीन बातें रही होंगी उनके दिल में। एक तो ये रहा होगा कि उनके अंदर क्रेविंग, वो जो होती है ना इंसान के अंदर, म्यूजिक देने की क्रेविंग उनके अंदर तो रही ही होगी। और दूसरी बात ये रही होगी कि दूसरी आवाजों में अपने गानों को गवाना, अपने म्यूजिक के अपने बनाए हुए गानों को गवाना दूसरी आवाजों में, जो कि अच्छी आवाजें हैं या फिल्मों के लिए प्रैक्टिकल आवाजें हैं। इस किस्म की क्रेविंग उनके दिल में जरूर रही हो। तभी उन्होंने अशोक कुमार के ऑफर को एक्सेप्ट किया और शिकारी का म्यूजिक देने के लिए बॉम्बे आ गए। ठीक है। अशोक कुमार बहुत बड़ा नाम थे उन दिनों, क्योंकि जब किस्मत हिट हो गई थी 43 में और 3 साल तक, 3.5 साल तक फिल्म चलती रही, तो उनसे बड़ा नाम तो कोई हीरो का था ही नहीं उन दिनों। तो उसके अलावा एक उनकी खुश नसीबी और थी कि वो सचदर मुखर्जी के साले थे, तो सचदर मुखर्जी इन कंट्रोल आ गए थे बॉम्बे टॉकीज के भी। तो उसमें किशोर अशोक कुमार का भी उसमें हाथ रहा, उनकी कंट्रीब्यूशन भी रही, उनकी से भी रही। तो अशोक कुमार बर्मन साहब को बॉम्बे लेकर आ गए शिकारी का म्यूजिक देने के लिए।
तो इस तरह से इन दोनों की शुरुआत होती है, बर्मन साहब की भी और किशोर कुमार की भी 1946 में। दोनों वहीं थे। किशोर कुमार बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों में कोरस में गा रहे थे और अशोक कुमार सचिन देव बर्मन को लेकर आ गए थे शिकारी का म्यूजिक देने के लिए। शिकारी का ये गाना सुनते हैं जिसमें किशोर कुमार कोरस में खड़े गा रहे हैं और उनके साथ गा रहे हैं अरुण मुखर्जी और एस.एल. पुरी। लेकिन उनकी आवाज, किशोर की आवाज इसके अंदर से भी हल्की-हल्की कानों में पड़ जाती है। आइए सुनते हैं। रंगीला 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 रे जवानी में सता के कहाँ कहाँ गया रे, कहाँ कहाँ गया रे तेरा रंगीला रे रंगीला। कोई छाने भंग हाय हाय, कोई छाने भंग, कोई छाने भंग, किसकी छल के काली हो, किसकी छल के काली हो। हम तो चाहे काली काली आंखों वाली हो, तो काली आंखों वाली हो, तो काली आंखों वाली हो। थोड़ी सी मिला के हाय 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 हाय, थोड़ी सी मिला के जवानी में सता के कहाँ कहाँ गया रे, कहाँ कहाँ गया रे तेरा रंगीला रे रंगीला। मेन आवाज इसमें अरुण मुखर्जी की है और पारो गा रही हैं साथ उसके। लेकिन फिर भी किशोर कुमार की झलक इसमें मिल जाती है कि अशोक इस वक्त एस.डी. बर्मन किशोर कुमार से मिल चुके थे और उनको ये समझ में आ गया था कि इस आवाज को मैं यूज कर सकता हूं। ये उनको समझ में आ गया था। अब उनको ये पता चल चुका था कि मैं किशोर कुमार के साथ गाने बना सकता हूं, लेकिन कब, क्या, कैसे, ये सारी अपॉर्चुनिटीज उनको जिंदगी में बाद में मिली। आइए इसके बाद जो थे उनको इसी साथ 1946 में ही उनको एक और फिल्म मिल गई थी, वो भी अशोक कुमार की। वो थी 8 दिन। तो 8 दिन के गानों में उन्होंने खैर अपनी आवाज भी यूज की है, बर्मन साहब ने गाने गाए हैं 2 गाने, पर उसमें उन्होंने किशोर कुमार से गाना गवाया था। ये किशोर कुमार की अपनी आवाज में उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है, यूट्यूब पर बड़ा कॉमनली अवेलेबल है ये क्लिप। इसको सुनते हैं फिर आगे बात करते हैं 8 दिन की बात। पहली बार शचिंदा ने मुझसे गवाया फिल्म 8 दिन में। पूरा गाना नहीं था, 2-3 लाइनें थी। वो गाना था, अरे बाका सिपहिया घर जई हो, घर जई हो। पहला पूरा गाना उनके लिए मैंने फिल्म बहार में गाया। वो गाना था, कसूर आपका हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे से बांका सिपहिया गवाया 8 दिन के अंदर 1946 में, और पहला गाना मैंने उनके लिए बहार में गाया, कसूर आपका। पहला गाना बहार में पूरा गाना गवाने तक 46 से 50 4 साल निकल गए। तो ये 46 से 50 जो 4 साल निकल गए, उन 4 सालों में क्या हो रहा था ये देखते हैं जरा। जो किशोर कुमार थे, ये उनका ट्रेनिंग पीरियड था। उनका ट्रेनिंग पीरियड 46 से 50। ट्रेनिंग पीरियड यूं कि किशोर कुमार की जिंदगी को अगर देखते हैं तो अशोक कुमार को ये तो समझ आ गया था कि किशोर कुमार शायद सिंगर नहीं बन सके, उनको लग रहा था। तो उनको वो अपने उसी तरह से फिल्मों में एक्टिंग के लिए पुश कर रहे थे कि आइए कोई फिल्में में इनको हीरो ले लिया जाए। इसी के चक्कर में उन्होंने फिल्में लॉन्च की कि उसको अशोक किशोर कुमार को लेकर फिल्म बनाई जाए। अशोक कुमार का से भी था, प्रोड्यूसर भी थे, और साथ साथ वो किशोर कुमार को एज अ सिंगर प्रमोट भी कर रहे थे। इस चक्कर में किशोर कुमार के साथ ये हुआ कि उनकी मुलाकात खेमचंद प्रकाश से हो गई, क्योंकि खेमचंद प्रकाश बॉम्बे टॉकीज में म्यूजिक दे रहे थे। महल बहुत बड़ी फिल्म थी जो खेमचंद प्रकाश के पास थी। खेमचंद प्रकाश उन लोगों में से हैं जिन्होंने शुरू शुरू में खेमचंद प्रकाश, अनिल बिस्वास और गुलाम हैदर, इन 3 लोगों ने मिलकर शुरू शुरू में लता को ट्रेन भी किया और लता को खड़ा भी किया उसके पैरों पर कि तुम गाओ और इस तरह गाओ। तो लता के साथ साथ
खेमचंद प्रकाश किशोर पे काम कर रहे थे। अब ये सच है कि किशोर कुमार को उन दिनों में सिंगर कोई मानता ही नहीं था, क्योंकि सबका यही कहना था कि ये क्लासिकली ट्रेन्ड आदमी नहीं है, हम इससे क्या गवाएंगे। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि किशोर कुमार नोटेशंस नहीं पढ़ते थे। उनको जो गाने की नोटेशन लिख के दी जाती थी, नोटेशन पढ़नी आती ही नहीं थी, उन्होंने सीखी नहीं और उन्होंने उसको केयर भी नहीं किया कि मैं इस पर मेहनत करूं, क्योंकि वो नहीं पढ़ते थे। तो इस चक्कर में उनको सिंगर कोई मानता ही नहीं था। लेकिन खेमचंद प्रकाश को उनकी एबिलिटी पर पूरा का पूरा भरोसा था। और अगर मैं ये कहूं आपसे कि जितना हाथ एस डी बर्मन का है किशोर कुमार को तैयार करके एज अ सिंगर बनाने में, उतना ही हाथ या उससे कुछ ज्यादा खेमचंद प्रकाश का है। यूं है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि खेमचंद प्रकाश ने जिद्दी फिल्म में 2 गाने देवानंद के ऊपर यूज किए थे किशोर कुमार के, एक सोलो और एक लता के साथ डुएट। तो पहला लता के साथ डुएट जिद्दी में 1948 में यूज हो गया, और जिद्दी में दूसरा मरने की दुआएं क्यों मांगू, उनका सोलो भी देवानंद के ऊपर चल पड़ा। दोनों गाने चले थे, फ्लॉप नहीं थे, दोनों ही गाने चले थे। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि खेमचंद प्रकाश अकेले ही उनको यूज कर रहे थे, फिर खेमचंद प्रकाश ने उनको साइन कर लिया मुकद्दर और तमाशा। मुकद्दर में किशोर कुमार एक्टर थे, और मुकद्दर में क्योंकि उनको लॉन्च किया था अशोक कुमार ने, उनकी हीरोइन जो कि अशोक कुमार की हीरोइन होती थी नलिनी जयवंत, वही हीरोइन थी। अरविंद सेन डायरेक्टर थे जो बॉम्बे टॉकीज के डायरेक्टर थे। तो इस तरह से उन्होंने, अशोक कुमार ने किशोर कुमार को इंट्रोड्यूस कर दिया था। हाँ, रिमझिम, बिल्कुल ठीक कहा आपने अनूप जी, रिमझिम के गाने हैं ना, वो भी किशोर के गाने हैं जो कि खेमचंद प्रकाश के दिए हुए हैं। तो ये 48, 49, 50 का जो पीरियड है, ये खेमचंद प्रकाश ने बहुत अच्छी तरह, अगर आप मुकद्दर के और रिमझिम के गाने सुनेंगे, रिमझिम के बड़े कमाल के गाने, और मुकद्दर के अगर आप गाने सुनेंगे, बाउलामा और जनवरी फरवरी और भी हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो किशोर कुमार ने सब कुछ वो किया है, सब कुछ, अपनी आवाज की मॉड्यूलेशन, अपनी योडलिंग, अपनी जो भी कुछ किशोर कुमार करते थे, वो सब कुछ उन्होंने कर लिया है खेमचंद प्रकाश के साथ, जो सारी जिंदगी बाद में करते हैं। खेमचंद प्रकाश ने ये फुटिंग किशोर को दी थी, ये अपॉर्चुनिटी किशोर को खेमचंद प्रकाश से मिली थी। तमाशा में भी खेमचंद प्रकाश का म्यूजिक था। पूरी प्रॉब्लम ये थी कि वो 51 तक खेमचंद प्रकाश की डेथ हो गई, और वो बहुत बड़ा लॉस हो गया किशोर कुमार की लाइफ में, जो यूं कहा जाए कि फिर बर्मन ने पूरा कर दिया। मुझे किशोर के बेटे अमित ने बताया था, अमित के साथ मैंने काफी टाइम स्पेंड किया था यहाँ कनाडा में। अमित ने मुझे बताया था कि उनके घर में 2-3 फोटोग्राफ्स हमेशा रहती थी किशोर के ड्राइंग रूम में, जिनको वो बहुत आदर और सम्मान से देखते थे। एक थे खेमचंद प्रकाश, जिसको वो मास्टर जी कहते थे, किशोर कुमार अपने जबान से उनको मास्टर जी कहते थे। एक थे के एल सहगल, जिनको किशोर कुमार बहुत मानते थे, और तीसरे थे एस डी बर्मन, जिनकी तस्वीर एस डी बर्मन के मरने के बाद लगी थी दीवार पर, उसके पहले नहीं थी, क्योंकि बर्मन जिंदा थे। तो ये 3 लोगों की बहुत इज्जत करते थे किशोर कुमार। तो ये तो हो रहा था किशोर कुमार के साथ साथ, जब किशोर कुमार ट्रेनिंग ले रहे थे खेमचंद प्रकाश के साथ 99%। इसमें कोई डाउट नहीं है कि गुलाम हैदर ने भी एक गाने में खेमचंद प्रकाश को यूज किया, इसको सॉरी, किशोर कुमार को यूज किया, खेम गुलाम हैदर ने भी यूज किया एक गाने में। तो इस तरह से वो तैयार होना शुरू हो रहे थे किशोर कुमार। बर्मन के साथ क्या था? बर्मन के साथ ये था कि बर्मन को फिल्में तो मिल रही, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगले साल 47 में दो भाई के गाने हिट हो गए थे। उनका गाना जो उन्होंने गीता से गवाए थे, मेरा सुंदर सपना बीत गया वगैरह, बहुत ज्यादा हिट हो गए थे उनके गाने, तो गाने तो चल पड़े थे। तो ये तो पता चल गया था कि बर्मन को एक फुटिंग मिल गई है, इनको गाने मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बर्मन के पास अपनी वो सॉलिड ग्राउंड अभी भी नहीं थी कि वो डिमांड करके आवाजों को ट्राई कर पाते कि मैं इसी को लूंगा, इस सिंगर को ही लूंगा, इसको नहीं लूंगा। इतनी ज्यादा ग्राउंडिंग उनके पास अभी नहीं थी। हालांकि वो 47 में दो भाई के साथ उनको गाना मिल गया था। लेकिन बर्मन दा ने इस बीच में क्या किया था कि दो भाई के बाद उन्होंने मुकेश को ज्यादा यूज किया, और मुकेश के साथ उनके गाने सुपर हिट हुए।
विद्या के गाने, सुरैया और मुकेश के गाने, और फिर शबनम के गाने। शबनम तो मैसिव हिट थी, फिल्म भी हिट थी और गाने भी हिट थे, और विद्या के गाने भी हिट थे। तो बर्मन साहब को हिट मिल गए थे मुकेश के गानों के थ्रू। लेकिन बर्मन साहब के साथ ये समझना पड़ेगा कि ही वॉज हिमसेल्फ अ सुपर्ब सिंगर, एक्सेप्शनली अच्छे सिंगर थे बर्मन साहब। तो वॉइस क्वालिटी और वॉइस मॉड्यूलेशन को उनसे अच्छा कोई नहीं समझता था। तो उनको ये पता था कि मैं कितना ही आवाज निकलवा सकता हूं मुकेश से और कितनी नहीं निकलवा सकता, ये उनको पता था। लेकिन उन्होंने यूज किया मुकेश को, और मुकेश के साथ ही वो हिट हुए थे। फिर ये समझना पड़ेगा कि इस दौरान जब वो मेल वॉइसेस को सर्च कर रहे थे, तो उन्होंने 46 से 51 पीरियड के अंदर कितने मेल सिंगर्स को अपने गानों में यूज किया है, मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, जीएम दुरानी, अरुण मुखर्जी, मन्ना डे, एसएल पुरी, सुरेंद्र, मुकेश, श्याम सुंदर, राज कपूर, मनमोहन कृष्ण, मोहम्मद रफी, सब यूज कर लिया है। लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं थी उनके पास, और वो वॉइस ढूंढ रहे थे जो वॉइसेस उनको चाहिए थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि तलत महमूद, रफी, किशोर, हेमंत, इनकी आवाजें उनको मिल गई, और उन्होंने अपना काम बड़ा बढ़िया किया और बहुत अच्छा गवाने लग गए। लेकिन उनकी फुटिंग वो नहीं मिली थी। ये जो फुटिंग थी ना, उनको वो फुटिंग्स अल्टीमेटली जाकर मिली थी मशाल फिल्म के साथ। क्योंकि जब मशाल के गाने हिट हुए, तो मशाल के गाने हिट होने के बाद ये हुआ कि उनको एक ग्राउंड मिल गया अपना, कि अब मैं जो चाहता हूं पैसे भी, डिमांड भी अपने तरीके से बना सकता हूं। यही नहीं, पोएट्स से भी मैं कैसे अपने हिसाब से गाने लिखवा सकता हूं, ये भी उनको ये पता चल गया था मशाल के बाद। तो मशाल उनकी मेजर हिट थी। मन्ना डे ने बताया था एक बार कि फिल्म रिलीज होने से काफी पहले मेरा गाना ऊपर गगन विशाल हिट हो चुका था, ये मन्ना डे ने कहा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि गाने पहले रिलीज हो ही जाते थे। अरुण मुखर्जी का गाना था ना, जब तुम थे हमारे और हम थे तुम्हारे, बहुत हिट था। लता के गाने थे, आंखों से दूर दूर और दिल के पास वो, बहुत हिट गाने थे। गीता का गाना था, बड़े हिट गाने थे इस फिल्म में। तो गाने तो सुपर हिट हो गए थे, और मशाल ने उनको बना दिया था। मशाल में एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि उनको ये मौका नहीं मिला कि मैं किशोर को यूज करूं। लेकिन उन्होंने किया क्या था, मशाल जो फिल्म थी वो साइमल्टेनियसली बंगला में भी बनी थी, हिंदी और बंगला दोनों में बनी थी। तो बंगला में उसका नाम था समर, समर और मशाल, और दोनों एक ही फिल्में थी, और दोनों में एक ही बसडी बर्मन का ही म्यूजिक था। ये दोनों फिल्में जो थी, ये बंकिम चंद्र की रजनी कहानी पर बेस्ड थी। बड़ी बहुत ही अच्छी कहानी है रजनी की, बहुत अच्छी लिखी हुई, रजनी के ऊपर बेस्ड थी। मजे की बात बताता हूँ आपको एक इसमें। समर में बर्मंदा ने किशोर कुमार और गीता दत्त से एक डुएट गवाया, पहली बार बंगला डुएट। अभी सुनते हैं उसको, पर उसकी बात कर लेते हैं पहले। हुआ ये कि उन 49 में जब मशाल और समर बन रही थी, उन्हीं दिनों में किशोर कुमार रूमा देवी से उनका चलना शुरू हुआ, मोहब्बत शुरू हुई, प्रेम शुरू। उन दिनों ही वो मिला करते थे। मशाल और समर के अंदर रूमा देवी हीरोइन थी मेन, और सुमित्रा देवी नंबर उनके साथ पैरेलल रोल में थी। और इसी तरह से, हाँ ठीक है, मोहिलागा 16 साल में किशोर कुमार की आवाज है, लेकिन वो ठीक बात आप अनूप जी कह रहे हैं मशाल के अंदर, लेकिन वो उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं है जितनी समर के अंदर है। तो जब ये मिलना जुलना इनका शुरू हुआ था, तो मुझे अमित कुमार ने ये बताया कि मेरे फादर ने जब रूमा को प्रपोज किया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तो वो कहते थे कि मैं सिंगर बनूंगा कभी ना कभी, ये मुझे भरोसा है, अभी तो नहीं बन रहा, लेकिन मेरे हाथ में 4-5 फिल्में हैं। तो उनके हाथ में एज एन एक्टर 4-5 फिल्में आ गई थी, जिनके कारण उनके पास पैसा भी आ गया था। तो उसी लिए उन्होंने रूमा देवी को मशाल के दौरान ही, समर के दौरान ही प्रपोज किया था, और उसमें उन्होंने एक्टिंग की थी। आइए समर का गाना सुनते हैं, रूमा देवी ने एक्टिंग की थी। समर का गाना सुनते हैं जो गीता दत्त और किशोर कुमार ने गाया है। इस गाने के बारे में एक बात और बताऊंगा आपको, पहले गाना सुनते हैं।
आवाज नहीं आ रही। সুন্দরী লো সুন্দরী কাল বেঁধে আয় গান ধরি, সুন্দরী লো সুন্দরী কাল বেঁধে আয় গান ধরি, আজ বাদে কাল যদি মরি আর না দাগাদি। তুই আগেই মরেছিস। মরেছি মরেছি তোর দুচক ভরা বীর প্রাণে পায় না গো। সুন্দরী লো সুন্দরী কাল বেঁধে আয় গান ধরি, সুন্দরী লো সুন্দরী কাল বেঁধে আয় গান ধরি। ये गाना सुना आपने? सुंदरी लो सुंदरी कान पे धान पेते आए गान सुनी। अब इस गाने का एक और मजा ये है कि काफी सालों बाद बर्मन साहब ने इस गाने को तो यूज किया ही था समर में। आर डी बर्मन ने इस गाने को कॉपी किया था बरसात की एक रात के एक गाने। आपको याद है बरसात की एक रात? उसका एक गाना था, उसमें आर डी बर्मन ने बिल्कुल इसी ट्यून को बेस करके अपना गाना बनाया हुआ है, वो भी किशोर से गाया। खैर, ये तो समर की बात हुई। समर की बात हमने कर ली पूरी और इसकी बात भी कर ली पूरी। अब हम 19, हाँ ठीक बात है, मन चली ओ मन चली, दैट वाज द वर्ड्स। थैंक यू अजय जी, बिल्कुल यही वर्ड्स थे उसके। खैर, अब गाना तो उन्होंने कॉपी कर लिया था। ये किशोर का, गीता किशोर का पहला डुएट था जो बर्मन ने रिकॉर्ड कराया था। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि 1950 में जब बर्मन वापस बॉम्बे में जम गए कि मेरी मशाल हिट हो गई है, मेरे गाने चल रहे हैं, अब मेरे को मार्केट में गाने मिलने शुरू हो रहे हैं। 1950 में ही उनको अफसर भी मिली थी और 1950 में ही उनको फिल्म मिली थी प्यार। तो ये तीनों फिल्में उनके हाथ में थी। अफसर के गाने तो चले थे बहुत, सुरैया के गाने किसको पता नहीं है, नैन दीवाने, मनमोर हुआ मतवाला, किसको नहीं पता। और गाने तो बहुत चले थे, फिल्म फ्लॉप हो गई थी। तो अफसर, क्योंकि फिल्म फ्लॉप हो गई थी तो उतनी अच्छी बर्मन की अभी फिटिंग अफसर के साथ नहीं, पर मशाल में सुपर हिट थी। लेकिन उन्होंने अब क्या किया? अब इंपॉर्टेंट समझने की बात यहाँ पर क्या है, बर्मन और किशोर कुमार के बारे में सबसे जरूरी बात समझने की अब ये है कि इसके पहले, प्यार फिल्म के पहले, प्यार के हीरो राज कपूर थे, राज कपूर, मधुबाला। उसके पहले राज कपूर की फिल्म थी दिल की रानी, वो भी बर्मन साहब के म्यूजिक में बनी थी। दिल की रानी के सारे गाने राज कपूर ने खुद अपनी आवाज में गाए थे। तो क्योंकि राज कपूर ने वो गाने अपनी आवाज में गाए थे, अब जब प्यार का म्यूजिक देना था और प्यार के गाने गवाने थे, तो राज कपूर के ऊपर प्लेबैक किशोर कुमार का यूज किया था बर्मन ने सभी गानों में। आई थिंक 5 गाने हैं फिल्म में। आइए प्यार का गाना सुनते हैं जो राज कपूर के ऊपर किशोर कुमार ने गाए हैं, एस डी बर्मन ने किशोर की आवाज बैठाई है राज कपूर के ऊपर। सुनिए गाने को। एक हम और दूसरे तुम, तीसरा कोई नहीं। एक हम और दूसरे तुम, तीसरा कोई नहीं। यूं कहो हम एक है और दूसरा कोई नहीं। एक हम और दूसरे तुम, तीसरा। ये गीता के साथ है गाना, गीता और किशोर का गाना। तो प्यार में बर्मन साहब ने राज कपूर का प्लेबैक किशोर से गवाया। अब किशोर कुमार अब तक कोई प्लेबैक्स नॉर्मली तो ज्यादा कर नहीं रहे थे। देवानंद के ऊपर उन्होंने जिद्दी पे किया था प्लेबैक, जो कि उनसे प्रकाश, खेमचंद प्रकाश साहब ने करवाया था। और बाकी भी फिल्में थी, मुकद्दर में वो खुद हीरो थे, खुद ही गा रहे थे, तो उनके अपने ऊपर गाने थे। तमाशा में भी वो एक्ट, तमाशा तमाशा कभी देखिएगा फिल्म। तमाशा भी बॉम्बे टॉकीज की अशोक कुमार की प्रोडक्शन है। एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें देवानंद और किशोर कुमार ने एक साथ एक्टिंग की है। दोनों हैं उस फिल्म में। एक ही फिल्म है जिसमें किशोर और देवानंद दोनों हैं, पर उसमें किशोर का गाना किशोर के ऊपर है, देवानंद के ऊपर नहीं है।
खैर, तमाशा की बात तो उन दिनों तक ये था, लेकिन ये बर्मन साहब का कॉन्फिडेंस था। बर्मन साहब का कॉन्फिडेंस था किशोर के ऊपर कि मुझे राज कपूर के लिए, तब तक राज कपूर के लिए मुकेश की आवाज बैठी नहीं थी। हालांकि आग में गा चुके थे मुकेश राज कपूर के लिए, और बरसात में भी रिकॉर्ड कर रहे थे, और बरसात में भी गा चुके थे, बरसात बन भी चुकी थी। लेकिन राज कपूर के ऊपर किशोर कुमार को यूज करने का कॉन्फिडेंस बर्मन का था। लेकिन बर्मन का कॉन्फिडेंस सिर्फ राज कपूर के ऊपर ही नहीं था। अभी हमने सुना ना किशोर कुमार की आवाज में, जो उन्होंने बताया कि पहला पूरा गाना उन्होंने मेरे लिए बाहर के लिए रिकॉर्ड करवाया था। कहा ना अभी उन्होंने, बाहर के लिए, ठीक है, इस प्यार के गाने से पहले बाहर का गाना रिकॉर्ड हो गया होगा, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बाहर के लिए भी किसका किसका ऊपर प्लेबैक किया था उन्होंने किशोर कुमार को? करण दीवान के ऊपर। करण दीवान 44 से हिट एक्टर थे, काफी फिल्में थी उनके पास, सबकी आवाज यूज करते थे, अपने आप भी गाने गाते थे। करण दीवान खुद भी गाने गाया करते थे, और उनके ऊपर दूसरे भी बहुत सारी आवाजें भी यूज हो चुकी थी, दुरानी वगैरह की भी। लेकिन राज कपूर के बाद करण दीवान के ऊपर बाहर में बर्मन साहब ने किशोर को यूज किया, और सुपर हिट गाना है। आइए सुनते हैं बाहर का गाना। कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। Left, right, right turn. Left, right, about turn. अब ये करण दीवान पर और राज कपूर पर, दोनों पर बर्मन साहब एक ही साथ किशोर कुमार का प्लेबैक यूज कर लिया। दोनों हीरोज थे फिल्म में, दोनों चले हुए हीरो थे, दोनों के ऊपर बर्मन साहब ने किशोर को यूज किया। एक और हीरो की बात करें जिस पर बर्मन साहब किशोर को यूज कर रहे थे और अच्छे गाने दिए थे और हिट गाने दिए थे, हाँ ठीक है, वो भी किशोर कुमार का गाना हो सकता है, वो भी हो सकता है कि उसके ऊपर हो, जैसा अनूप जी ने चैट बॉक्स में भेजा। किशोर को कुमार को और एक किसके लिए हिट कर रहे थे वो? आइए पहले गाना सुनते हैं, फिर मैं बताता हूँ ये हीरो कौन था इस फिल्म का। वो भी हिट हीरो था उन दिनों। आइए गाना सुनते हैं अगला, फिर मैं बताता हूँ आपको कि हीरो कौन था। अरे कहाँ लेके जई हो राम, अरे कहाँ लेके जई हो राम, ओ जुल्मी नैना। ओए देखो, अरे देखो जी, कुछ भी कर लो जी, हमारी है देखो। अरे देखो जी, कुछ भी कर लो जी, हमारी है देखो, ओ देखो जी। तो ये प्रेमनाथ थे, इसमें हीरो था प्रेमनाथ, ठीक है। ये प्रेमनाथ के ऊपर भी उन्होंने किशोर कुमार को यूज किया एज अ प्लेबैक। तो तीन हीरो हो गए, राज कपूर, करण दीवान, प्रेमनाथ। सबकी फिल्मों के ऊपर किशोर कुमार को यूज कर रहे हैं एस डी बर्मन एज अ प्लेबैक सिंगर, उस प्लेबैक सिंगर को जिसको बाकी लोग सिंगर मानते ही नहीं थे, ठीक है ना। अगला गाना सुनते हैं। हमको पता है ये पहला था जब बर्मन दा ने किशोर कुमार को देवानंद पे यूज किया, तो अगला हीरो देवानंद मिल गया उनको, जिस पर उन्होंने फिर किशोर को यूज किया। आइए सुनते हैं बाजी फिल्म का ये गाना। दिल ये क्या चीज है, और दिल की तमन्ना क्या है। तीर पर तीर चला ले तुझे, परवाह क्या है।
अरे तेरी कसम मेरी जान, तेरे तीरों में छुपे प्यार के खजाने हैं, तेरे तीरों में छुपे प्यार के खजाने हैं। मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं, मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं। डंडर 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 तो अब डंडर देवानंद हाँ। पर भी, तो राज कपूर, करण दीवान, प्रेमनाथ, देवानंद, जो फिल्में बर्मन दा को मिल रही थी, वो मेजर प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार को बनाकर हर हीरो के ऊपर ट्राई कर रहे थे, हर हीरो से गाने गवा रहे थे। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सारे गाने पॉपुलर थे, ये फ्लॉप्स नहीं थे, ये सब पॉपुलर गाने थे, ये हमको पता है। तो अभी तक किशोर को मॉड्यूलेट करके एस डी बर्मन थे, जो हर जगह अलग अलग ट्राई कर रहे थे। तो आप लोग सबको साउंड आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्लियर है एकदम। ठीक है, ओके, ठीक है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को फिर से, तो साउंड ठीक मिलेगा। तो हमने ये देखा कि किस तरह से हीरोज के ऊपर किशोर कुमार को यूज कर रहे थे बर्मन साहब। हीरोज पर ही नहीं, उनको जो साइड भी मिलते थे ना, उन पर भी किशोर कुमार को यूज कर रहे थे। जहां जहां उनको मौका मिला, वहां वहां पर उन्होंने किशोर कुमार को यूज किया। अगला गाना सुनते हैं, ये भी नौजवान का है, क्लब डांस का सॉन्ग है। कोई पर्टिकुलर इसमें एक्टर नहीं है जो डांस कर रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं। इसमें भी वो किशोर को यूज करते हैं बर्मन साहब। आइए सुनते हैं एक और नौजवान का गाना। पिया 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 पी 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 पिया पी पी पिया हो पी पी पिया हो पी पी पिया हम और तुम, पी पी पिया तुम और हम, पी पी पिया हम और तुम दोनों रहे एक साथ। नैनों में नैना और हाथों में हाथ सो अब साइड इफेक्ट कर रहे थे। अगला गाना सुनाता हूं आपको। ये भी उन्होंने यूज किया है नॉन हीरो, लेकिन बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टर के ऊपर। कौन थे वो एक्टर? वो एक्टर थे गोप। हम सबको पता है गोप फिल्मों में एक्टिंग करते थे, गाना गाते थे, मेरे पिया गए रंगून। तो गोप को कौन नहीं जानता। अब गोप के ऊपर भी इन्होंने ये गाना यूज किया, लेकिन इस गाने को मैं चाहता हूं कि आप पूरा सुने, ध्यान से सुने। इसीलिए सुने, ये एक नजर फिल्म का गाना है, 51 की एक नजर। एक नजर के सारे गाने बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, और बहुत अच्छा म्यूजिक था बर्मन साहब का। अगर आप एक नजर के गानों को स्टडी करेंगे ना कभी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि बर्मन साहब ने अपना पूरा फिल्मी म्यूजिक कंपोजिशन का स्टाइल उस फिल्म में दिखा दिया था कि मैं आने वाले सालों में कैसे गाने बनाऊंगा, कि मैं सीरियस गाना कैसे बनाऊंगा, मैं डुएट कैसे बनाऊंगा, इंटरेक्टिव गाना कैसे बनाऊंगा, कॉमेडी गाना कैसे बनाऊंगा। ये बरमंदा ने एक नजर में डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था, अगर आप कभी एक नजर के सारे गाने सुनेंगे तो। लेकिन किशोर पे बात कर रहे हैं। अब उन्होंने किशोर कुमार को गोप के ऊपर यूज किया है इस गाने में। इस गाने को पूरा सुनिए, मैं पूरा बजाऊंगा, इसलिए सुनिए, इसीलिए सुनिए कि इसमें किशोर कुमार के वॉइस मॉड्यूलेशंस में जो परफेक्शन बर्मन साहब लेकर आए हैं, वो किशोर कुमार ने सारी जिंदगी ता उम्र बाद में अपने गानों में बहुत सालों तक, एंड तक यूज की है। कहां कहां पर रुकते थे, कहां बात करते थे, कहां गाते थे, कहां मॉड्यूलेट करते थे आवाज को, कहां पर डायलॉग इंट्रोड्यूस कर लेते थे। ये सब चीजें आपको इस गाने में सुनने को मिल जाएंगी, जो किशोर कुमार इस गाने में परफॉर्म कर रहे हैं और जो बर्मन ने इनसे गवाया है गोप के लिए एक नजर फिल्म में। मैं कभी कभी ये विश करता हूँ, बहुत बहुत जोर से विश करता हूँ इस बात को, कि मुझे ये पता है कि बर्मन साहब जो थे, वो
मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस अपने हिसाब से करते थे और गा गा के डेमोन्स्ट्रेट करते थे। तो उनको वो नोटेशन वाले हीरो की जरूरत नहीं होती थी कि मुझे जो नोटेशन पड़ता है वही सिंगर, नोटेशन वाले सिंगर की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी, वो गा के गाना सिखाया करते थे। तो इसीलिए उनको किशोर की आवाज बहुत सूट करती थी। अब कहीं पर ये गाने की रिकॉर्डिंग्स अगर बर्मन साहब की आवाज में मिल जाए कि वो सिखा रहे हैं अगर किशोर को, तो मुझे लगता है जन्नत मिल जाएगी। और क्या चाहिए सुनने के लिए। खैर, ये बात तो और है, होती रहेंगी बातें। इस गाने को सुनिए, आपको समझ आएगा कि सारी जिंदगी किशोर ने क्या किया। इसमें कोई शक नहीं है कि वॉइस मॉड्यूलेशन खेमचंद प्रकाश ने पहले करवा ली थी इनसे, ठीक है ना? रिमझिम में भी, मुकद्दर में भी, सब में उन्होंने करवाई थी ये। लेकिन यहाँ सुनिए कि किस तरह ये इस परफेक्शन तक आई कि सारी जिंदगी इसको किशोर कुमार ने फॉलो किया। ये गाना पूरा सुनिए, बड़ा एंजॉय करेंगे आप। वाह वाह होए, नए जमाने की मोहब्बत निराली बातें, हजारों दिल खाली 16 आने खाली। नए जमाने की मोहब्बत निराली बातें, हजारों दिल खाली। ये नए जमाने के छोकरे, ये नए जमाने के छोकरे, लेवेंडर की बोरियां, पाउडर के टोकरे हो, पाउडर के टोकरे। पेट भरे न भरे प्यार करेंगे, आंखों के अंधे आंखें चार करेंगे। गली गली ये मजनू के चेले, कहते फिरते हैं कोई दिल ले ले, ले 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 ले। दिल है या कोई तरकारी है, अजी साहब ये कैसी बीमारी है। काले कलोटे भौरे घूमे डाली डाली, वो छी डाली डाली। अब बातें, हजारों दिल खाली 16 आने खाली। नए जमाने की मोहब्बत निराली बातें, हजारों दिल खाली। कमला का राम से, बिमला का शाम से, रशीद का शमीम से, हमीद का नसीम से, मैरी का डॉन से, रोजी का जॉन से, मैरी का डॉन से, रोजी का जॉन से। किसी न किसी से है प्यार किसी का, कोई न कोई बीमार किसी का। किसी न किसी से है प्यार किसी का, कोई न कोई बीमार किसी का। दिल के पिंजरे में हर किसी ने एक एक बुलबुल पाली पाली। बातें, हजारों दिल खाली 16 आने खाली। नए जमाने की मोहब्बत निराली बातें, हजारों दिल खाली। देखा आपने क्या चीज है इसमें जो किशोर ने की है, जो उसने सारी जिंदगी बाद में नहीं की। सब कुछ, सब कुछ उस ट्यून में गाना, हकलाना, बातें करना, डायलॉग करना, वर्ड्स के बीच में पकड़ के कुछ बोल देना, दो ट्यून्स के बीच में, सब कुछ किया है किशोर ने। और ये है परफेक्शन जो किशोर को बर्मन ने दिलाया था एक नजर 51 में, जो सारी जिंदगी उन्होंने फॉलो किया उसी को। किशोर दा ने सारी जिंदगी फॉलो किया। ये राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना है। राजेंद्र कृष्ण बड़ा मेवरिक, कमाल के राइटर थे, कमाल के राजेंद्र कृष्ण। कभी जिंदगी में मौका मिला तो राजेंद्र कृष्ण पे प्रोग्राम करेंगे। खैर, आज ये बात करनी थी इस पर। इसके बाद मैं आ जाता हूं अपने उस पॉइंट के ऊपर। दो एक गाने और बजाऊंगा, पर पॉइंट मेरा यही था कि किशोर कुमार को किस तरह से अलग 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 एक्टर्स पे, हीरोज पर, बाकियों पर अजमा कर, एस्टैब्लिश करके बर्मंदा ने उसकी आवाज को बनाने की कोशिश की थी, हीरोज के लिए भी और दूसरों के लिए। अब बर्मंदा जब जाल तक आ गए 52 पर, तब उनको पता चल गया कि अब मैं किशोर कुमार को देवानंद की आवाज बना सकता हूं। जो बाजी का गाना है ना, बाजी का जो अभी बजाया था हमने गाना, बाजी के गाने में किशोर की वॉइस मॉड्यूलेशन देवानंद वाली नहीं है।
देवानंद उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं फिल्म में, लेकिन वो वॉइस मॉड्यूलेशन देवानंद वाली जाल में आके बैठती है जब ये लगता है कि बर्मन दा उसको कहते हैं अब तू देवानंद की तरह गाना गा। आइए इसको सुनते हैं, जाल के डुएट को। ये भी गीता के साथ है, तो हमको इसकी झलक मिलेगी कि कैसे वो देवानंद की आवाज बनते हैं। इसको सुनते हैं। ये भी चुके हम दिल नजराना दिल का, ये भी चुके हम दिल नजराना दिल का। अरे छोड़ो भी ये राग पुराना दिल का, छोड़ो भी ये राग पुराना दिल का। एक नजर में हार चुके हैं दिल को, अच्छा, एक नजर में हार चुके हैं दिल को, तेरी अदा पे वार चुके हैं दिल को। आज मुश्किल है अब लौट के आना दिल का। गीता से ज्यादा सुरीली आवाज तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुई, उससे ज्यादा मीठी। खैर, फिर कभी गीता पे भी बात करेंगे। किशोर कुमार इस गाने के साथ देवानंद की आवाज बन गए और इस गाने तक बर्मन साहब ने सब अलग अलग एक्टर्स, अलग अलग हीरोज के ऊपर किशोर कुमार को आजमा लिया था। अब सुनिए मजे की बात। किशोर कुमार इस वक्त तक 52 जब जाल बनी है, इस वक्त तक किशोर कुमार के हाथ में बहुत फिल्में आ गई थी एज एन एक्टर। 53-54 तक किशोर कुमार वन ऑफ द टॉप सेलिंग एक्टर बन चुके थे, हाईएस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन हिज हैंड ये हो चुका था। तो किशोर कुमार एक्टर तो बन गए थे। अब एक्टर के हिसाब से तो जरूरी बात है कि सभी जो भी उन दिनों के म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो उनके साथ म्यूजिक डायरेक्टर्स तो थे ही। तो शंकर जयकिशन भी थे, मदन मोहन भी थे, ओपी नैयर भी थे, अनिल विश्वास भी थे, रोशन भी थे, चित्रगुप्त भी थे। सब म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जो उनके फिल्मों में म्यूजिक देते थे। इन सब ने उनसे गाने गवाए, इन सब ने उनसे गाने गवाए एज अ हीरो इन दैट पर्टिकुलर फिल्म। लेकिन इनमें से किसी एक ने भी किशोर को प्लेबैक की तरह यूज नहीं किया। नो वन डिड, नो, किसी एक ने भी नहीं किया, क्योंकि कोई भी इनमें से किशोर कुमार को सिंगर समझता ही नहीं था। किशोर कुमार को सिंगर समझने वाले अकेले एस डी बर्मन थे। और एस डी बर्मन क्योंकि वो टिके रहे कि मुझे किशोर की आवाज ही चाहिए, तो किशोर की आवाज मेरे को कैसे राज कपूर पर भी, प्रेमनाथ पर भी, करण दीवान पर भी, गोप पर भी, देवानंद पर भी, सब पर टिका टिका के देख ली उन्होंने, पर उनको किशोर की आवाज ही चाहिए थी। फिर वो जम गए क्योंकि किशोर और देवानंद के गाने हिट होने लग गए, तो वो जम गए कि किशोर के गाने देवानंद के साथ अब मैं बैठाना शुरू करूंगा। और देव साहब को भी बड़ा फिट था कि जैसा बर्मन साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। वैसे भी बर्मन साहब की एक नैक थी, वो किसी भी फिल्म में एक दो सिंगर्स तो यूज करते ही थे सेम सिंगर के लिए। तो जाल में अगर ये किशोर का गाना था तो हेमंत कुमार भी तो थे ही ना, ये रात ये चांदनी फिर कहां। और इसी तरह वो आगे फिल्मों में भी दो सिंगर्स तो यूज करते ही थे आमतौर पे। लेकिन वो दो सिंगर का प्रिंसिपल भी उन्होंने तोड़ के सिर्फ देवानंद को किशोर कुमार पे फिट कर लिया था पेइंग गेस्ट वगैरह की फिल्मों में, फंटूश पेइंग गेस्ट इन फिल्मों में। लेकिन किशोर कुमार को अपने गाने अपनी फिल्मों में जिनमें वो हीरो थे, अपने गानों के अलावा प्लेबैक किसी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर ने नहीं किया जैसे बर्मन दा ने किया। तो वैसे ही मैं क्योंकि इनिशियल किशोर के ईयर्स पे बात करना चाहता था कि किशोर स्टार्ट कैसे हुए थे फिल्म इंडस्ट्री में और सपोर्ट कहां से मिला, ये कोई डाउट नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली खेमचंद प्रकाश जी की डेथ हो गई थी। वो जिंदा रहते तो जरूरी बात है कि वो भी किशोर को इसी तरह यूज करते, या हो सकता है और भी उम्दा करते। लेकिन ये खुशकिस्मती रही फिर से किशोर की कि उनको बर्मंदा मिल गया, और शुरू में ही बर्मंदा को किशोर बहुत अच्छे लगने लगे और उन्होंने यूज करना शुरू किया। तो दिस इज द पैटर्न ऑन विच
Burman Sahab made Kishore sing, and Kishore got his songs in the early years of his career, even though he became very successful as an actor. Lekin as a singer, this is what happened to his career, to Kishore Kumar's career, though Burman had tried everything on him and he kept supporting him even later in his life after the 53-54 पीरियड, वो फिर भी बर्मन दा उसको उसी तरह सपोर्ट करते रहे। एक गाना और सुनते हैं, आइए। ये आई थिंक ये अंगारे फिल्म का गाना है 54 का, लेकिन इसको सुनिए, मैं आपको इसके बारे में एक बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा सुन लीजिए गाने को। हरियो मेरे जख्मों की फिटकरी, आधी जा क्यों देर इतनी करी। ये शमशाद गा रही हैं। अब ये किशोर कुमार जो हैं इस गाने में, वो प्लेबैक दे रहे हैं जीवन के लिए। जीवन, जी हाँ, वो विलन, जो जीवन विलन थे, ये प्लेबैक जीवन के लिए गा रहे हैं इस फिल्म में। कहां कहां नहीं किशोर कुमार को फिट किया है एसटी बर्मन, सिर्फ प्रमोट करने के लिए कि किशोर कुमार की आवाज को बाकी समझें। लेकिन वो समझ जो एसडी बर्मन में थी, बिकॉज वो खुद एक एक्सीलेंट सिंगर थे, वो समझ लोगों में नहीं थी उस वक्त। चलिए अब देखते हैं कि फिर जब सक्सेस हो ही गया किशोर का और देव का पेयरिंग, तो देव की पेयरिंग के साथ आइए कुछ गाने सुनते हैं किशोर कुमार के, जो कि फिर इसके बाद बनने शुरू हो गए, एज वी ऑल नो, वेरी पॉपुलर, वेरी हिट सॉन्ग्स। आइए थोड़ी सी मेडली सुनते हैं गानों की। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूस को सता। ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के
बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना। ओहो निगाहें मस्ताना। हैया हो हैया हैया हो हैया हैया हो हैया हैया हो इश्क की बाजी सीधी बाजी, दिल जीतो और दिल हारो, इश्क की बाजी सीधी बाजी, अरे बाजी 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 बाजी, इश्क की बाजी सीधी बाजी, दिल जीतो और दिल हारो, दिल जीतो और दिल हारो, इस सौदे में ओ दिल वालों, पाना क्या और खोना क्या, वो देखे तो उनकी इनायत, ना देखें तो रोना क्या, वो देखें तो उनकी इनायत। सब कुछ दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। दर्द हमारा कोई न जाने, अपनी गरज के सब हैं दीवाने, किसके आगे रोना रोए। सब कुछ गवाया है किशोर से बरमंदा ने, और सब कुछ देवानंद पे परफेक्ट फिट था और बड़ा हिट था। क्यों ये कॉन्फिडेंस कि प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार हैं और किसी म्यूजिक डायरेक्टर में नहीं था? बड़ी अजब बात है ना ये, कितनी अजब बात है ये। खैर, फिर तो किशोर कुमार जो थे वो, उनकी जिंदगी जैसे चली हम सबको पता है। फिर वो कुछ देर के लिए तो बहुत डाउन थे, फिर अप हो गए। उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स वाला के साथ जो थी वो थी ही। इसके बाद वो फिर वापस बाउंस बैक करते हैं दोबारा ज्वेल थीफ के गाने के साथ और गाइड के गाने के साथ। ठीक है ना? बाउंस बैक करते हैं, गाइड का जो गाना गाया, तीन देवियां का जो गाना गाया, और ज्वेल थीफ का जो गाना गाया। तीन देवियां के गाने के लिए मुझे विजयानंद ने एक बात बताई थी, फिर कभी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके बाद बाउंस बैक करे और फिर आराधना के बाद तो नंबर 1 हो ही गए। और किसने नहीं यूज किया फिर उनको? किसने नहीं यूज किया उनको? एक्सेप्शन अब बताऊं आपको, जब गाइड और तीन देवियां के लिए वापस आ गए देवानंद के लिए गाने के लिए किशोर कुमार, आफ्टर अ गैप जब दोबारा आ गए, तो फिर शंकर जयकिशन ने भी उनको बुलाया दूरियां नजदीकियां गवाने के लिए दुनिया में। तब तक शंकर जयकिशन को नहीं सूझा था कि हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन दूरियां नजदीकियां के लिए उन्होंने किशोर को बुलाया। मुझे नहीं पता कि अगर देवानंद ने सजेस्ट किया या नहीं किया, ये नहीं पता।
देवानंद कहते थे कि मैं कभी इंटरफियर नहीं करता किसी के साथ, तो may not have suggested. But that is how Duriya Nazdikiyan got to Kishore Kumar, and that is when Kishore Kumar came back as a playback singer. फिर खैर 69 के बाद तो सब कुछ बदल गया। आराधना के बाद सभी ने सब पर यूज किया, और बर्मनदा ने भी फिर सब पर यूज किया। राजेश पर तो किया ही बर्मनदा ने, फिर अमिताभ पर, और जो भी हीरो मिले, विनोद मेहरा, विनोद, जो भी हीरोज मिले बर्मन साहब की फिल्मों में, बर्मन साहब ने सब पे किशोर को यूज किया। और बर्मन साहब तो किशोर को यूज करते ही रहे राइट टिल दी वेरी एंड, धर्मेंद्र के ऊपर, इसके उसके सब पर। लेकिन बर्मन साहब के साथ एक बात क्या थी कि वो हमेशा दो वॉइसेस की कॉम्बिनेशन फिल्म में जरूर रखते थे। बन्ना डे और किशोर, रफी और किशोर, या कभी पहले हेमंत एंड किशोर, और जो भी था उनके साथ वो दो गानों की कॉम्बिनेशन रखते ही थे फिल्मों में जरूर। लेकिन अब इसको भी सुनिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही नहीं था कभी किसी से कि बर्मंदा इस तरह से भी आवाज को मैच करके यूज कर सकते हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आइए इस गाने को सुनते हैं, आप सबको पता है इसके बारे में, सुनते हैं गाने को। ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, सोता है बहुत जागा है ना। ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, कौन है जो उसको गगन से उतारे। बन 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 मेरे जैसा बन, इस जीवन का यही है जतन, साला यही है जतन। अरे गम की आग बुझाना है तो हमसे सीखो यार। आग लगी हमरी झुपड़िया में, हम गावे मल्हार। देख भाई कितने तमाशे की जिंदगानी हमार। भोले भाले ललुआ, भोले भाले ललुआ खाए जा रोटी बासी। यही खा के तो जवान होगा बेटा। भोले भाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल 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 माटी में होली खेल, गाल में गुलाल है न जुल्फों में तेल। अरे अपनी भी जवानी क्या है सुनाते हैं। यहाँ दिलीप कुमार के ऊपर किशोर कुमार की आवाज को बैठाना और मैच कराना। आग लगी जैसे दिलीप कुमार बोलते हैं और उसके बाद किशोर कुमार कैरी ऑन करते हैं। ये जो कमाल है ना। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, त्रिदेव, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, सब पर किशोर कुमार की आवाज को एस डी बर्मन ने बैठाया है। और दिलीप की आवाज के साथ किशोर को मैच करने का जो कमाल है ना, वो एस डी बर्मन के अलावा कोई और कर नहीं सकता था। ये कॉन्फिडेंस जो बर्मन का था ना किशोर कुमार के पीछे, ये एक बहुत बड़ा सॉलिड पिलर था, जिसने किशोर कुमार को सारी जिंदगी के लिए एक सुपर सिंगर बनाया। सक्सेसफुल तो बनाया ही, नंबर 1 भी बनाया, लेकिन सुपर सिंगर बनाया इस कॉन्फिडेंस ने। उनके अंदर खूबियां तो कम नहीं थी, वो तो जीनियस थे। किशोर तो बिल्कुल जीनियस थे। वो गाना जिस तरह से कंपोज कर सकते थे, बना सकते थे। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये किशोर कुमार के अंदर ये खूबी थी कि वो हर गाने को अपने तरीके से, अपने ढंग से बना के गाया करते थे। ये उनके अंदर एक खूबी थी। और जो सेट ट्यून भी उनको दी जाती थी कि ये गाने का सुर है, इसको इस तरह गाना है, उसमें भी वो बीच में अपने तरफ से हरकतें ऐड कर देते थे।
कहीं कुछ ऐड कर दिया, कहीं बीच में कुछ जोड़ दिया, कहीं कुछ अपने तरह से करते थे। मैंने एक्चुअली हेमंत कुमार से जब बातें की थी, इंटरव्यू किया था, तो हेमंत कुमार से मैंने पूछा था इस गाने के बारे में कि गर्लफ्रेंड फिल्म में जो किशोर कुमार वहीदा रहमान की फिल्म है, कहीं नहीं मिलती, मैंने कभी नहीं देखी। गर्लफ्रेंड फिल्म में एक गाना है, ठीक ही कहती हो मैडम मैं पागल हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, मैंने अभी आज उसको रेडी नहीं किया है। ठीक ही कहती हो मैडम मैं पागल हूँ। और उसके बाद जो किशोर कुमार पी पा 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 वगैरह हरकतें करते हैं, वो इतना कमाल करते हैं कि उस कोई दूसरा इंसान तो कर ही नहीं सकता। तो मैंने हेमंत कुमार को पूछा था कि दादा ये ट्यून आपने बनाई थी और इस तरह आपने सिखाया था किशोर कुमार, क्योंकि किशोर कुमार को तो कैसेट भेजा होगा ना रिकॉर्डिंग का प्रैक्टिस करने के लिए। तो हेमंत कुमार कहते हैं कि अरे किशोर कुमार को कौन बता सकता था कि क्या करना है। कहते किशोर कुमार को कोई नहीं बता सकता था कि क्या करना है, वो वही करते थे जो वो करते थे। हम लोग कोई म्यूजिक डायरेक्टर उसको नहीं बता सकता था कि क्या करना है। तो मैंने कहा दादा आपने वो भी तो गवाया है ना, आज रोना पड़ा तो समझे, जो कि आपकी अपनी ट्यून पर, बांग्ला ट्यून पर बेस्ड है। आपने गाना भेजा होगा उसको। बोलते हाँ वो गाने ठीक था, उन्होंने मेरी ट्यून के ऊपर ही बनाया और गाना उन्होंने वैसे ही गाया जैसे भेजा था। उसमें ही डिड नॉट फील लाइक और डिड नॉट थिंक लाइक मेकिंग एनी डिफरेंट और चेंजेस, सो ही डिड एग्जैक्टली। लेकिन एज अ म्यूजिक डायरेक्टर किशोर कुमार को फाइनल रिजल्ट क्या होता था कोई नहीं बता सकता था। मीना कपूर मीना कपूर ने मुझे बताया था कि जब हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, ये समा हम तुम जवां, पहलू से दिल सरक जाए, माशूका का गाना रोशन के म्यूजिक में, तो मीना कपूर ने बताया था कि गाना और गाने का स्ट्रक्चर और शब्द और ट्यून फिक्स हो गए थे। रोशन साहब ने कहा ये ट्यून है, हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद किशोर कुमार ने अपनी एडिंग स्टार्ट कर दी। कभी चिकी बम चिकी चिकी बम ये सब ऐड किया, कहीं कुछ और किया, फिर थोड़ी सी योडलिंग ऐड की। फिर रोशन साहब देखते रहे और मुस्कुराते रहे और कहते रहे अच्छा ठीक है, ये अच्छा, ये ठीक है, अच्छा ये ठीक है। और फिर उसके बाद मुझसे प्रैक्टिस कराई गई कि मैंने भी वो अच्छी अच्छी चिकी बम वगैरह बोलना शुरू कर दिया। मेरा भी वो पार्ट था, तो मैंने भी उसको प्रैक्टिस कर लिया जैसे हमको आदत थी। गाना लिख के मिलता था, प्रैक्टिस करते थे, पूरा गाना कर लिया रिहर्सल। अब रिहर्सल के बाद जब टेक कर रहे हैं तो टेक में भी किशोर कुमार अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड करके बदल देते हैं। तो बोलते मैं तो इतनी नर्वस हो गई कि मेरे से गाया नहीं गया, कि ये क्या कर रहे हैं, ये बार बार चेंज करते रहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आशा भोसले वगैरह को बाद में इसकी आदत हो गई थी, तो वो एक्सपर्ट हो गए थे, वो मैनेज कर लेते थे। लेकिन किशोर कुमार की ये आदत थी। मन्ना डे अपनी बायोग्राफी में यही बात लिखते हैं। मन्ना डे ने लिखा है कि बायोग्राफी में अपनी, कि मैं वो गाना प्रिपेयर कर रहा था, मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था अमीर गरीब का गाना, अमीर गरीब फिल्म का गाना, कि मेरे प्याले में शराब डाल दे फिर देख तमाशा। तो डुएट था किशोर और मन्ना के बीच में। गाना मिल गया लक्ष्मीकांत से, मन्ना डे तैयार हो गए, बोले उसमें बहुत ज्यादा क्लासिकल टुकड़े थे इधर उधर, मैंने सब तैयार कर लिया कि आज तो मैं ऐसा बढ़िया गाऊंगा कि मेरे सामने किशोर टिक नहीं सकेगा। बोलते रिकॉर्डिंग के लिए गाना रिकॉर्ड, तो ऑब्वियसली गाना उसी तरह से उनको भी भेज दिया गया था कि आप तैयार कर लीजिए। किशोर कुमार साहब रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंच गए। स्टूडियो पहुंच के लक्ष्मीकांत को कहते हैं कि ये ट्यून ऐसे नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ कैसे होगी। तो उन्होंने खड़े होकर सारी सुर, सारी ट्यून बदल दी अपने हिसाब से। कहते ठीक है, ये पोर्शन यहाँ पर ऐसे, बाकी ऐसे गाऊंगा, मैं यही गाऊंगा, यही गाना होगा बस। और अपने हिसाब से उन्होंने गाना गाया और मेरी तो छुट्टी कर दी। तो किशोर कुमार अपने हिसाब से गाते थे। वो जीनियस थे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिल्कुल जीनियस थे। जिसने जिसके उसको जैसे यूज किया है वो वैसे ही जीनियस थे। ये उनकी फिल्मों में, जो 50s की फिल्में हैं उनकी, सारी के सारी फिल्में जिसमें उन्होंने एक्ट किया है, 104 105 फिल्मों में के हीरो थे वो देवानंद, वो सॉरी किशोर कुमार। इतनी फिल्मों में उन्होंने एक्ट किया है एज अ हीरो। जितनी फिल्मों में उन्होंने एक्ट किया है, अगर उनके गाने सुनेंगे आप, जिसमें दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स भी हैं, तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो अपनी तरफ से कितनी हरकतें, कितनी जगह, कितनी चीजें ऐड करते हैं। किशोर कुमार इसी तरह के जीनियस थे। आज का मेरा मजमून यही था कि मैं किशोर कुमार की जिंदगी पे बातें करूं, जो कि एस डी बर्मन के सपोर्ट से शुरुआत का उनका पीरियड था, अर्ली पीरियड ऑफ किशोर कुमार, कैसे स्टैब्लिश हुए थे बर्मन के सपोर्ट के साथ। बर्मन की सपोर्ट उनको सारी जिंदगी मिलती रही जब तक बर्मन जिंदा थे, और ये उनके किशोर कुमार की खुशकिस्मती भी थी। इस तरह से इस पर मैं बात करना चाहता था
और कोई भी नहीं सोच सकता था, जैसे मैंने अभी बताया आपको सागिना के गाने के लिए 1974 के, कि दिलीप कुमार के ऊपर भी किशोर की आवाज को फिट किया जा सकता था। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर, और जो सुनने वाले मेरे जो भी हैं, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि मुझे ये पता है कि एक टाइम के बाद मोहम्मद रफी ने दिलीप कुमार के लिए गाने से मना कर दिया था। रफी ऐसे आदमी थे कि एकदम सेंट आदमी थे, एकदम सेंट। वो किसी झगड़े लफेरे में पड़ते ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं पड़ते थे, और किसी से उनको कोई गिला कोई कंप्लेन था ही नहीं। कोई भी दुनिया में कुछ भी बोल दे, लेकिन फिर भी अगर रफी साहब ने दिलीप कुमार के लिए गाने के लिए मना कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दिलीप कुमार के लिए महेंद्र कपूर को यूज किया गया, और महेंद्र कपूर को यूज कर रहे थे। लेकिन अब वो रफी साहब को बुला नहीं सकते थे सागिना के टाइम में, महेंद्र कपूर से गाने गवाते नहीं थे बर्मन साहब, तो बर्मन साहब ने किशोर से ही सारे गाने गवाए हैं सागिना में दिलीप कुमार के ऊपर। अब इसके पीछे सीक्रेट क्या है कि क्यों रफी साहब ने मना कर दिया, ये सिर्फ आनंद जी को पता है। अगर कोई आनंद जी से बात कर सकता है इसके बारे में, कल्याण जी आनंद जी वाले आनंद जी से, तो शायद पता लग जाए, अगर वो बताएं तो। अगर नहीं बताएंगे तो कभी पता नहीं लगेगी ये बात। खैर, आज के प्रोग्राम में इतना। अक्टूबर का महीना, अक्टूबर का महीना बर्मन और किशोर का महीना है। किशोर की डेथ डेट होती है, बर्मन की डेथ डेट होती है, बर्मन की बर्थ डेट होती है, सब अक्टूबर में। तो अक्टूबर में कुछ प्रोग्राम किशोर कुमार और बर्मन दा के गानों पर फिर बनाएंगे। सितंबर का महीना, इस सितंबर को अगर देवानंद होते तो 100 साल के हो जाते, ये वुड हैव बीन 100। तो सितंबर में देवानंद पे बात करेंगे। तो इस तरह प्रोग्राम्स बनाने शुरू करूंगा। अगला जो प्रोग्राम है मेरा, अब दिस इज गोइंग टू बी अ शॉकर, शॉकर, आप सबको थोड़ा सा झटका लगेगा। अगला जो मेरा प्रोग्राम होगा आज से ठीक 14 दिन के बाद, जो फ्राइडे होगी, मैं कव्वालियों पे प्रोग्राम करूंगा, कव्वाली पे। और मैं एक पर्टिकुलर कव्वाली पर बजाकर उसके सारे वर्ड्स आपको समझाऊंगा। ये बड़ी डिफिकल्ट कव्वाली है उर्दू की, इसको सुनिएगा। अगर आपके पास मौका मिले तो अपना ये होमवर्क कर लीजिए कि आप कव्वाली सुनिए, सुनकर समझने की कोशिश करिए, फिर मिल बैठकर इसके वर्ड्स के ऊपर चर्चा करेंगे। ये कव्वाली 1973-74 की फिल्म थी, तुम्हारा कल्लू। बाशु भट्टाचार्य की फिल्म थी, बड़ी फ्लॉप, बड़ी फ्लॉप फिल्म। मैं न्यू थिएटर में देखने गया था कलकत्ते में, नहीं नहीं, लाइट हाउस में, लाइट हाउस में देखने गया था, या न्यू थिएटर में देखने गया था कलकत्ता में। और मैंने ये फिल्म फ्राइडे को या सैटरडे को देखी थी, मंडे को ये फिल्म उतर चुकी थी, चली नहीं। तो खैर, वॉट एवर हैपन, तो बड़ी फ्लॉप फिल्म थी तुम्हारा कल्लू। ये कवाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तब भी अच्छी लगी थी, आज भी अच्छी लगती है। तो अगले प्रोग्राम में, आज से 14 दिन के बाद जो हम प्रोग्राम करेंगे फ्राइडे को, इस कवाली को बजाएंगे, इसको टुकड़ों में सुनेंगे, सारे शब्दों को समझेंगे, और फिर कुछ और कवालियों पे भी बात करूंगा उस दिन। कवाली ही मेरा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, लाइट हाउस, आपने ठीक कहा अनुज जी, लाइट हाउस में ही आई थी फिल्म, यू आर राइट। तो लाइट हाउस में देखी थी मैंने तुम्हारा कल। चलिए कवाली का टुकड़ा सुनते हैं, आप सुनिए, फिर इसको तैयार करिएगा, फिर मैं और बात बताता हूँ आपसे। हश्र में उनका जब सामना हो गया, और महशर में महशर बपा हो गया, और महशर महशर और महशर, आए महशर महशर और महशर में महशर बपा हो गया। महशर में महशर बपा हो गया। सुनिएगा कवाली को। कोई वर्ड्स नहीं समझ आते हैं तो मैं समझाऊंगा पूरी तरह से, और फिर एनी जी तो हैं ये, वो भी समझाएंगे, तो उस पर बात करेंगे। खैर, कवाली पर तब बहुत बात बढ़िया, होगी बहुत जब बढ़िया। होगी। अब ऐसा है कि आज हम किशोर पे बात कर रहे थे, किशोर कुमार के वो पहलू जो लोग बात नहीं करते, जिनके बारे में लोग ना लिखते हैं, ना बोलते हैं, ना जानते हैं, क्योंकि कोई इस बात पे एम्फसाइज करता ही नहीं है कि बर्मन साहब ने किशोर कुमार को हर तरह के हीरो के ऊपर, साइड के ऊपर यूज किया है एज अ प्लेबैक सिंगर, बिफोर किशोर बिकम अ हीरो हिमसेल्फ एंड वाज सक्सेसफुल। तो उसके पहले
बर्मन साहब ने किस तरह से किशोर को राज कपूर पर, प्रेमनाथ पर, करण दीवान पर, जीवन पर, गोप पर, सब पर यूज किया है, ये बर्मन साहब का कमाल था। यही कॉन्फिडेंस था, यही कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने राजेश खन्ना पर भी किशोर को अप्लाई किया, अमिताभ बच्चन पर भी किया और दिलीप कुमार पर भी किया। यही उनका कॉन्फिडेंस था। तो ये किशोर कुमार के इनिशियल ईयर्स की मैं बात कर रहा था, शुरुआत के सालों की, और उनके बारे में बात करते करते हमने यही बात की। ठीक है महेश जी, आपने ठीक पूछा, मगर बता दीजिए कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे थे ही नहीं जिन्होंने किशोर कुमार को एज अ प्लेबैक सिंगर यूज किया हो। हालांकि एज अ हीरो सब उसकी फिल्मों में म्यूजिक देते थे, शंकर जयकिशन देते थे, ओपी नैयर देते थे, मदन मोहन देते थे, रोशन ने दिया है, चित्रगुप्त ने दिया है, सबने दिया है, लेकिन एज अ प्लेबैक उनको यूज नहीं किया। यही मैं बता रहा हूँ, सिवाय एस डी बर्मन के। तो ये मेरी बात थी आज की। अब आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑन करके जो भी कुछ कुछ कहना चाहे, कमेंट करना चाहे, पूछना चाहे, पूछ लीजिए। नहीं, इसका मतलब तो सर एक तो ये भी हो जाता है कि देखिए शुरू में एस डी बर्मन ने दिया, और जब री इनकारनेशन सॉर्ट ऑफ हुआ 1965 के बाद, तब बर्मन दा के बेटे ने दिया कि महमूद पे जागो सोने वालों, फिर विश्वजीत पे, जो कि फिर कब मिलोगी जो बाद में बनी, वो ओरिजिनली बंदगी के नाम से शुरू हुई थी, उसका जो गाना था तो विश्वजीत के लिए। फिर अभिलाषा आई तो संजय खान के लिए, भारत भूषण के लिए। तो जैसे जिस तरह एस डी बर्मन ने शुरू में किया था 65, बिटवीन 65 एंड 69, और 4 साल में पंचमदा ने उनको उसी तरह पुश किया, और बिल्कुल 69 के बाद तो खैर अपने पैरों पे खड़े हो गई, ऐसा हम बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा अजय जी, आपने परफेक्ट, एकदम परफेक्ट कहा आपने कि आर डी बर्मन ने भी उसी तरह से किशोर को यूज किया है एज अ प्लेबैक। आपने सब नाम ठीक बताए, बिल्कुल करेक्ट, अभिलाषा में भी था। बिल्कुल करेक्ट। अभिलाषा में प्यार हाँ हुआ जी, जब। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल वही मैं अभिलाषा। अभी संजय खान में बोला ना कि संजय खान पे, इसलिए सब अलग अलग हीरो है, नहीं, महमूद, अभिलाषा में देव विश्वजीत। कुमार था शायद। नहीं, नहीं लेकिन सॉरी, ये देव गाना मुखर्जी, संजय खान पे देव था ना। मुखर्जी। नहीं, अच्छा, प्यार वादियां मेरा हुआ है दामन। जब से, हाँ मुझको ठीक है, नहीं चैन आता, तो ठीक है, संजय खान। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह 4 हीरो हो गए, महमूद, विश्वजीत, संजय खान, भरत भूषण। ठीक है। प्यार का मौसम। प्यार का मतलब। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने, उसी तरह से उन्होंने यूज किया है, बिल्कुल, किशोर को। हम्म। और कोई कुछ कहेंगे, कोई कमेंट्स? हाँ जी, किशोर और खेमचंद जी का जिक्र हुआ ना, हाँ जी, तो आशा भोसले ने ये बताया कि जान पहचान का गाना भी रात में 3 बजे तक वो लोग प्रैक्टिस करते रहे, गाते रहे, ये अरमान भरे दिल की लगन। बाद में रिकॉर्डिंग इंजीनियर ने रिजेक्ट कर दिया, ये लोग ठीक नहीं गा रहे हैं, दूसरों को बुलाओ, तो वो फिर स्क्रैप कर दिया गया। वहां भी राज कपूर, रॉबिन बैनर्जी ने हाँ, रिजेक्ट किया था। रोबिन तो बैनर्जी वहां को भी ब्लेम राज करते कपूर हैं, के लिख लिए, बोला है उन्होंने। हाँ। और रिमझिम के जो गाना है जगमग करता, निकला तार चांद ये कभी कभी। मेरे नजर में एक ही रिकॉर्ड ऐसी गुजरी है जिस पर किशोर कुमार गांगुली नाम लिखा हुआ है, और किसी पर नहीं है। ठीक है, हो सकता और है। कनीज, जो गुलाम हैदर का कनीज, आपने गुलाम जिक्र हैदर किया, की कनीज। वो पहली फिल्म है जो किशोर का गाना किशोर पर है। ठीक है, मुकद्दर से पहले। उसमें एक पागल का रोल किया है हाँ, और एक ग्रुप में गा रहे, तो किशोर अपना गाना पहली बार स्क्रीन पर अपने लिए वहां। वहाँ गुलाम हैदर का म्यूजिक है, गुलाम हैदर ने ही यूज किया है उसको, बिल्कुल। ये बाका सिपहिया गाना मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है, जो किशोर नहीं, कहीं कुमार है। ने बोला था, लेकिन कहीं मिल नहीं पाया है आज तक। हाँ, हमारे पास भी, मेरे पास भी नहीं है गाना कहीं। आज तक मिला नहीं है। हाँ, नहीं है मेरे पास। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास ऑडियो है कि नहीं है, बांका सिपहिया, शायद वो भी नहीं। नहीं, मेरे पास ऑडियो नहीं। नहीं, हाँ, उसका रिकॉर्ड क्योंकि बना लोगों नहीं, ने तो तो फिल्म फिल्म भी पूरी देखी कि अगर फिल्म में वो गाना हो और रिकॉर्ड रिलीज नहीं, ना फिल्म में हुआ भी, हो। फिल्म भी नहीं है ना, फिल्म फिल्म भी नहीं हाँ, मिली। फिल्म लेकिन मिलती फिल्म नहीं में है, भी वो रिकॉर्ड गाना बनी मिल नहीं, नहीं पाया है। हाँ, नहीं बना। रिकॉर्ड नहीं बनी थी। हम्म। ठीक बात है। मद भरे नैन भी नहीं मिलती ना फिल्म, कि मद भरे मैन तो एस डी बर्मन और किशोर कुमार हीरो थे ना उसके। नहीं मिलती, ढाके की मलमल भी नहीं मिलती। ढाके की मद भरे नैन नहीं मिलती। यही ऐसा ही है। हाँ जी, और कोई कमेंट, कोई और किसी को कुछ कहना है? कोई प्रोग्राम अच्छा लगा, बुरा लगा?
बहुत बहुत अरे अच्छा सर, लगा बहुत अच्छा लगा, पीयूष, बहुत सवाल अच्छा ही नहीं लगा, है। बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया सुन के, एग्जैक्टली। एकदम ताजा हो गई सारी गाने सुन के, तो बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ बहुत पर ये बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर इश्यू ये है कि ये सारे वो गाने हैं जो कि आजकल के नहीं है, तो क्योंकि 1940 और हाँ, 50s के गाने हैं तो पुराने हैं थोड़े, लेकिन और सुने वो भी नहीं हुए। हाँ, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री है, हमको पता होनी चाहिए। जब किशोर कुमार को हम सोचते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, एग्जैक्टली। ये नहीं किशोर नहीं, का बहुत हिस्ट्री। बहुत अच्छा लगा। और बहुत से गाने सुने तो थे, लेकिन अब ये गोप का पता नहीं था कि ये गोप पे पिक्चराइज्ड है, ये प्रेमनाथ पे पिक्चराइज्ड है, हाँ, क्योंकि और हाँ, क्योंकि नहीं, जीवन सुने हैं लेकिन और फिल्में नहीं जीवन पर देखी है। पिक्चराइज्ड है, जीवन पर भी जीवन पता पे नहीं भी, होगा। हाँ ये भी पता नहीं था इस, क्योंकि फिल्में नहीं देखी है। हाँ, गाने सुने हैं लेकिन वो पता नहीं था। तो आज ये सुनकर बहुत काफी जानकारियां मिली, यूं कहिए ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक बहुत बहुत बढ़िया अच्छा, पीयूष जी, बहुत अच्छा। थैंक यू। एनी सुल्तान, एनी हाँ, सुल्तान के लिए भी नया सब्जेक्ट था, तो वो भी कुछ बताएं। यू। एनी जी ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है कि उन्होंने गानों को, रिकॉर्ड को मेरे से लेकर इस तरह बनाना शुरू किया, ये बहुत अच्छा किया। हाँ, पर ये थैंक यू सब्जेक्ट एनी, उनके लिए नया था। मेरे लिए कहिए नया एनी। नहीं था। थैंक यू एनी। क्या कह रही हैं, बोलिए। मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए नया सब्जेक्ट नहीं था, पुराने तो मैं सुनती हूँ, लेकिन किशोर कुमार के नए गाने मैं नहीं सुनती। अच्छा, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए ना। आपने स्टेटिस्टिक्स की सबने अच्छी बातें की, बहुत अच्छी जानकारी मिली, लेकिन मैं दो तीन बातें किशोर कुमार के बारे में ये कहना चाहता हूँ जो उसके टैलेंट को एकदम उभार के सामने लाती हैं। एक बात तो जैसे दुनिया कहती रहती है, ये जो आपने एकदम सही कहा अभी पीयूष भैया, जो जैसे कि सेकेंड इनिंग्स जो किशोर कुमार की स्टार्ट हुई थी 1969 से, जो आराधना से नहीं हुई थी, उससे पहले 65 से ही हो गई थी एक्चुअली। क्योंकि गाइड, तीन देवियां, ज्वेल थी, पड़ोसन, प्यार का मौसम, इतने सुपरहिट गाने उसके आए थे। ही वाज ग्रेजुअली क्लाइंबिंग अप एंड ही वाज श्योरली मेकिंग हिज वे ऊपर, एंड मेकिंग श्योर कि मेरी पोजीशन एज नंबर वन अगेन एस्टैब्लिश हो जाए, और आराधना में हो ही गई फाइनली। बट वो आराधना का जो कहते हैं ना कि आप जब तक आप फाइनल स्टेप जो आपका है उसके पहले आपने कितने स्टेप्स लिए, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो ये सारे जो स्टेप्स थे, ऑल दीज फिल्म्स जो मैंने अभी बताई, गाइड, तीन देवियां, ज्वेल थी, प्यार का मौसम, पड़ोसन, ये सारी फिल्में देवर स्टेप्स लीडिंग टू द टॉप लैडर। तो ये एक बात है जो मैं मानता हूँ, आई थिंक ऐसा है, नॉट जस्ट आराधना। करेक्ट। सेकेंड पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एस डी बर्मन की जो फिल्म थी अभिमान, ओके, इसमें एक बड़ी स्ट्रेंज बात मैंने नोट की है, विच आई थिंक किसी ने कोई बात नहीं, लाइक अगेन यू सेड अ लिटिल व्हाइल बैक, कि ये कई बातें ऐसे होती हैं जो लोग बात नहीं करते हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आप देखिए फिल्म में क्या स्टोरी थी, जो हीरो है वो गायक है, ओके, और फिर, और अभिमान का नाम भी आई थिंक कुछ और था पहले, किसी को पता होगा शायद ये फिल्म का नाम क्या था। राग रागिनी। हाँ, राग रागिनी, यस। तो अभिमान का नाम ये जो था, बट उसको चेंज इसलिए किया क्योंकि ये स्टोरी क्या थी कि हीरो को अभिमान हो जाता है, जो भी बात है, मतलब उसको अभिमान हो जाता है। बट माय पॉइंट यहाँ पे क्या है, जब वो टॉप पे है इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, किशोर गा रहे हैं उसके लिए, मीत ना मिला रहे मन का, ठीक है, फिर उसका डाउनफॉल दिखाते हैं और जया ऊपर आ रही है, जया उससे आगे निकल रही है, और एंड में जाके अगेन वो ही कम्स बैक टू हिज फॉर्म, फिर किशोर कुमार गाते हैं वो डुएट, तेरे मेरे मिलन किए रहना। बीच में जो सारे गाने हैं जो उसके डाउनफॉल के हैं, दूसरे सिंगर्स गा रहे हैं। हैव यू नोटिस दिस, कैसे एस डी बर्मन ने ये दोनों कैसे यूज किया, जब पहले टॉप में था तो किशोर गा रहे हैं, लास्ट में जब टॉप में आया फिर किशोर गा रहे हैं, बीच में सबने गाया, मनहर वेरी था, मौन, सटल, this is what वेरी सटल। very subtle, but this is what SD Burman probably wanted to show in the story, कि देखो Kumar is going to be used as the number one singer, अनुराधा जी हैं क्या हमारे बीच में? अच्छा, अनुराधा जी हैं या चली गई हैं? अनुराधा जी थी, वो है कि चली नहीं गई? है, चली गई। अच्छा, वो चली गई। अनुराधा जी ने मेरे से ये बात 1-1.5 महीना पहले पूछी थी स्पेसिफिकली, और मैंने उनको बिल्कुल इन डिटेल समझाई थी। आइए आराधना पे 1 मिनट, क्योंकि आज मीटू शानू भाई ने बात की है तो इस पर बात करता हूँ। आराधना पर अगर आपको रियली फिल्म के म्यूजिक का सीक्रेट समझना है ना, तो आपको सुनना पड़ेगा तेरी बिंदिया रे।
रफी लता का डुएट तेरी बिंदिया। अभिमान, 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 नॉट आराधना। आई एम सॉरी, नॉट आराधना, अभिमान। अभिमान का ये सीक्रेट अगर आपको समझना है, जैसा ये बोल रहे हैं शानू जी, तो आपको ये गाना सुनना पड़ेगा, तेरी बिंदिया रे, रफी और लता का डुएट। बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत 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 ध्यान से सुनिए। इस गाने के बाद, जब ये फिल्म में गाना चल रहा है, तो इस गाने के बाद अमिताभ बच्चन किसको, डेविड को, जो कि एक उस्ताद है, गाना सुनने आए हैं, वो उस्ताद हैं, सब उसके पैर छू रहे हैं। उस्ताद को कहता है कि आज के बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि हम दोनों एक साथ गाएंगे, और वो सुनता है। लेकिन जब बच्चन चला जाता है तो डेविड कमेंट करता है कि ये गलती तुम ना करो तो ही अच्छा। यस यस। अब बताइए मेरे को, नहीं बताइए मेरे को कि ऐसा क्यों हुआ और क्या बात है, क्या कान में गया डेविड के इस गाने में, तेरी बिंदिया रे में, जो डेविड ने ये कहा। कोई भी दुनिया में नहीं कह सकता कि रफी वॉज नॉट ए कॉम्पिटेंट सिंगर एज किशोर वॉज। कोई नहीं कह सकता। आप कह सकते हो योडलिंग नहीं करते थे, ये करते थे, वो सब दूसरी बातें। एज अ सिंगर, कैपेबिलिटी ऑफ अ सिंगर, कहीं भी रफी और किशोर कहीं भी नहीं था कि किशोर रफी से सुपीरियर था या रफी नहीं था, कुछ भी नहीं। इस गाने में क्या था कि जो डेविड के कान में ये आवाज पड़ती है। इस गाने को अब दोबारा सुनिएगा बड़े ध्यान से। बर्मन ने क्या किया, बर्मन को पता था कि इस फिल्म की ये थीम है कि मेरे को सिंगर दिखाना है जो टॉप का सिंगर है, किशोर की आवाज में गाने गा रहा है, बहुत अच्छा सिंगर है, शादी कर लेता है एक ऐसी लड़की से जो कि उससे अच्छी सिंगर है, और उसको शादी करके लेकर आता है। फिर इसका अभिमान चढ़ना शुरू होता है। जब अभिमान चढ़ना शुरू होता है तो गुरूर इसके दिमाग पर और इसकी आवाज पर भी असर करता है, और ऐसा असर करता है कि उसकी आवाज मनहर के लिए यूज की है उस वक्त बर्मन साहब ने, कि देखिए एपेरेंटली, ताकि सबको दिखे, हर सुनने वाले को, हर जानने वाले को दिखे कि एपेरेंटली कितनी ज्यादा डाउन हो गई है मनहर के हिसाब से आवाज, जो उन्होंने यूज किया मनहर को। और आखिर में उसका अभिमान खत्म हो गया तो वापस अपनी ओरिजिनल आवाज पे आ गया, किशोर की आवाज में। लेकिन इस गाने में क्या है, जब आप सुनेंगे ना इस गाने को, ये ना वो किशोर से गवा सकते थे, ये सिर्फ रफी से गवा सकते थे बर्मन साहब। क्योंकि इस गाने में क्या था, उनको ये दिखाना था कि somehow I have to make a duet where Lata has to sound superior than Rafi. Yes, yes. He could not have told Rafi कि आपको superior नहीं sound करना. He could not have told Kishore at all. तो क्या करते हैं वो गाने, जो लाइनें रफी और लता ने रिपीट करके दोनों गाई हैं, लता भी गा रही है और फिर रफी भी गा रहे हैं, रफी भी गा रहे हैं, फिर लता भी गा रहे हैं। उसको सुनिए, उसको सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगी बात कि लता के पोर्शंस में बर्मन साहब मुर्कियां और हरकतें दे रहे हैं। लता के पोर्शंस में हरकतें भी हैं, मुर्कियां भी हैं, रफी साहब के पोर्शन में नहीं है या कम है। That is all that Burman does in this song, and he could not have done this song with anybody but Rafi and Lata. तो इस गाने को अगर आप सुनते हैं तो आपको समझ में आती है सारी की सारी बर्मन दा की स्कीम, कि वो इस फिल्म के गाने को, अभिमान के गाने को कैसे बना रहे हैं, कि why does David say कि ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि वहां पर लता की हरकतें उनके कान में आती हैं, रफी साहब ने हरकतें की ही नहीं तो काम में नहीं आती। दिस इज व्हाट बर्मन वांटेड टू एम्फेसाइज। तो अभिमान का म्यूजिक समझना है ना, तो इस तरह समझना पड़ेगा। बट आपने अभी जो बात कही है भैया पीयूष, वो लेकिन ये द सेम स्टैंड्स फॉर दैट सॉन्ग तेरे मेरे मिलन किए रहना। उसमें भी आप सुनो तो लता exceeds in her singing than the way नहीं, वो तो नेचुरली एक्सेप्टेड था ना। अब अमिताभ ने एक्सेप्ट कर लिया ना कि वो सुपीरियर है ही, उसका अब अभिमान नहीं रहा ना, उसको वो अभिमान नहीं है मेरे को कि अब मुझे अभिमान नहीं रहा, तुम तो हो ही अच्छी, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आओ गाओ। अब तो एक्सेप्ट कर लिया ना, तो अब उसमें फर्क नहीं है।
हाँ ये बात भी है। तो अब उसमें कोई फर्क नहीं है, तो इसलिए वो उसी तरह गा रहा है, वो भी अपना नेचुरली बहुत अच्छा गा रहा है। किशोर ने फैंटास्टिक डिलीवरी दी हुई है उसमें, और लता ने भी बहुत अच्छा गाया हुआ है। और एक बात को ध्यान रखो कि वो जो गाना है ना, वो बहुत सिंपलिस्टिक ट्यून के ऊपर, क्योंकि रविंद्रनाथ की ट्यून है ना, वो टैगोर का ट्यून है, हाँ जी, वो हाँ जी। टैगोर की ट्यून के ऊपर, बहुत सिंपलिस्टिक ट्यून के ऊपर ही बर्मन ने क्रिएट की है। इसीलिए क्रिएट की है क्योंकि उसकी इमोशनल वैल्यू होनी चाहिए, कि वहां पर मुर्कियां और हरकतें इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां इमोशनल वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए उस गाने को इस तरह बनाया बर्मन। ठीक बात है, ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है ना? भाई एक पिक्चर बनती है तो इतनी सारी चीजें, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर सोच के कर रहे हैं। हाँ, इतनी सारी चीजें होती हैं। सच क्या बोल रहे में। हैं? ये पहले की बात है, इट डजंट हैपन सो मच नाउ। No, now it doesn't happen. इट स्टॉप्ड हैपनिंग। वो आर.डी. बर्मन ने कहा हुआ है ना कि मैं क्या म्यूजिक दूं, ना सिचुएशन मिलती है, ना ऐसे लोग मिलते हैं जो समझते हैं, ना गाना बनाने देते हैं मेरे को, मैं क्या म्यूजिक। ये तो उन्होंने खुद कहा। पीयूष जी नमस्कार, मेरे को जाना है। हाँ जी, कोई बात नहीं, जो इसमें चलना चाहिए था। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये कि एक ये चाहिए बात तो डिसाइड ही कर ले एक्चुअली, बिकॉज आज के दिन जैसे हर साल होता है, क्या होता है ना, किशोर के बर्थडे में जिस तरह से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन ऑन द रेडियो, टीवी, एवरीवेयर, सारे माध्यमों में, किसी और सिंगर के लिए नहीं किया जाता। इट्स आई मीन इट्स डिसाइडेड कि वो ही एक सेलिब्रेशन होती है सबके लिए, पूरी बॉलीवुड के लिए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो इतना करते हैं। इवन सिर्फ किशोर कुमार एंड आर.डी. बर्मन, इन दोनों का मैंने देखा है कि इन दोनों की सेलिब्रेशन होती है जब इनका बर्थडे होता है। बाकी नहीं होता, किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता। आज की जनरेशन में पॉपुलर है ना। और ये that is very true, and the reason is कि उनका influence सब पे इतना भारी पड़ा है that they are like the masters, so उनको acknowledge किए बिना या उनका जन्मदिन मनाए बिना you can't succeed in music. That's another thing. वो एक और बात हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों की पॉपुलैरिटी इज एब्सोल्युटली टाइमलेस, और ये हर वक्त, हर साल इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, और रेडियो में इनके गाने नहीं देते हैं। सिर्फ जब देखो, कभी आर.डी. बर्मन के गाने कभी मिट नहीं सकते, वो तो हमेशा रहेंगे, बट आर.डी. बर्मन के और किशोरदा के गाने हमेशा रहते हैं रेडियो में, एवरी डे। के बर्थडेज में तो सारा दिन इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन, इट्स एन इवेंट, ऐसे होता है। You know, उसका एक और कारण भी ये है कि जब भी आप कोई भी और प्रोग्राम देखते हो, संगीत का, सारेगामापा या कोई ऐसा देखते हो, सारे जो कि जजेस होते हैं, जो कि सारे, और you know the actual people who are judging the other contestants, वो सब कहते हैं कि वो किशोर कुमार या आर.डी. बर्मन के बिल्कुल कायल है। This is the big influence that they have. बहुत influence है किशोर कुमार का और आर.डी. बर्मन का, दोनों का। They are like geniuses. They are like geniuses. बिल्कुल। क्या होता है ना, यंगर जनरेशन इज नॉट ओपन, दे हैवंट हर्ड देम, इतना सुनते नहीं है ना। जब वो इनके बारे में, जब अचानक से एक्सपोजर मिलता है उनके लिए इन दोनों का, देन दे रियलाइज, अरे माय गॉड, क्या जीनियस थे, क्या गाने थे, फिर वो पागल हो जाते हैं। जो मार्केटिंग कंपनीज हैं जिनके पास राइट्स हैं, प्राइमरीली HMV, दे हैव नो आइडिया हाउ टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स। अगर उनको मार्केटिंग का आइडिया होता तो पुराने गाने जो कि इतने अच्छे हैं वो फेड आउट होते ही नहीं कभी। इंग्लिश गाने पुराने क्यों फेड आउट नहीं होते? क्यों दोबारा दोबारा गाते रहते हैं लोग? 1950s के, 40s के, 30s के, 60s के गाने आज भी चलते हैं, आज भी लोग गाते हैं। ठीक है, कोई उसको दूसरी तरह से बना लेता है, कोई उसमें म्यूजिक ऐड कर लेता है, पर चलते हैं ना। तो ये HMV जो है, जो कंपनी के पास राइट्स हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है कि हमको अपने इस गोल्ड को मार्केट कैसे करना है। अगर उनको मार्केट करना आता ना, तो ये सारे गाने आज भी पॉपुलर होते, पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स भी, उनके गाने भी, सब कुछ पॉपुलर होते, मगर they did not know how to do it. They kept on losing and losing and losing and losing and losing. क्यों सारे इंडिया में, जहां पर पहले हिंदी फिल्मों के गाने सबसे ज्यादा चलते थे, वो सारे इंडिया में इतना ज्यादा लोकल, उस प्रोविंस का म्यूजिक इतना पॉपुलर होने लग गया कि पंजाब में पंजाबी म्यूजिक टॉप पर चढ़ गया। क्यों हो गया?
ठीक है, बंगाल में बंगाली म्यूजिक हमेशा ही था, पंजाबी म्यूजिक भी हमेशा ही था, लेकिन नंबर 1 सेलिंग तो नहीं थे ना। नंबर 1, 2, 3, 4 सब पोजीशंस खत्म हो गई, एचएमवी ने सब लूज कर दिया, बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। हमारे जैसे लोग हैं पीयूष जी नमस्ते। पीयूष जी नमस्कार, महेश बोल रहा हूँ मैं। नमस्ते महेश जी, बताइए। हाँ, एक मुझे बहुत बड़ी खंत है अभी कितने सालों से कि 1969 के पहले किशोर कुमार देवानंद और खुद पिक्चराइज जोर पे गाने पे सॉन्ग गाते थे। तो इसके दो कारण सब जगह आते हैं कि वो पहले एक्टर होने की वजह से बहुत बिजी है, तो उनको गाने का ये टाइम नहीं मिलता, और दूसरा किशोर कुमार खुद ने बताया कि मैं गाऊंगा तो मेरे लिए और देवानंद के लिए। बट मुझे तीसरा कारण यह लगता है कि अदर म्यूजिक डायरेक्टर ने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि वो ट्रेन सिंगर नहीं है तो गा ही नहीं सकते हमारे लिए। बट बाकी सबड्यू हीरो जो है उनके लिए उन्होंने गवा के लिया, जैसे कि कैरेक्टर रोल कर रहे हैं, गोप है या आगा है, उनके लिए गाने उनसे गवाए के लिए। तो ये खंत है कि अगर उन्होंने अच्छे टॉप हीरो के लिए भी गवाते ले तो हम बहुत कुछ अच्छे गानों का हमें सुनने का मौका मिलता था, अगर उन्होंने चांस दिया होता तो अदर म्यूजिक डायरेक्टर ने। महेश जी, मैंने अपनी जो टॉक शुरू की थी वो शुरू ही इस पर की थी, इसी से बात मैंने शुरू की थी। हाँ, मैं थोड़ा बिल्कुल लेट सच ज्वाइन बात हुआ है, है। लोग जो थे पहले किशोर कुमार को सिंगर समझते ही नहीं थे, कि वो ट्रेंड भी नहीं है, क्लासिकल भी नहीं है, और दूसरी बात कि वो नोटेशन नहीं पढ़ सकते। मैं आपको इसके बारे में एक बात बताता हूँ कि ये सच बात है कि वो म्यूजिक डायरेक्टर्स उनको सिंगर समझते ही नहीं थे, इसलिए अवॉइड करते थे, लेकिन सब ने उनको उनकी फिल्मों में गाने गवाए हैं, तो इसलिए उनको पता था कि ये गा सकते हैं और अच्छा गाते हैं, और ये फिल्मों में हमारे गा रहे हैं हमारे म्यूजिक पर, लेकिन उनको ये गट कॉन्फिडेंस नहीं था कि अब दूसरे हीरोज के ऊपर इनकी आवाज को यूज करें। ये कॉन्फिडेंस उनको नहीं था, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ बर्मन को था। अब ये ठीक है, दूसरी बात कि इवेंचुअली आज जब हम फ्लैशबैक पीछे देखते हैं तो हम कहते हैं कि किशोर कुमार अपने लिए और देवानंद के लिए गाते थे, ये तो है, सच्चाई है। लेकिन तब अगर उनको कहा जाता कि इस हीरो के लिए उस हीरो के लिए तुम्हारा गाना है, मना तो कभी ना करते। अब एक बात बताता हूँ आपको, मैंने अमित कुमार के इसके बारे में पूछा था कि ये जो नोटेशन नहीं पढ़ सकते थे किशोर कुमार, बोलता बिल्कुल ठीक बात है कि पुराने जमाने में कोई नोटेशंस नहीं पढ़ते थे, और अनिल बिस्वास ने भी कंफर्म किया। अनिल बिस्वास ने भी मुझे कहा है कि किशोर कुमार नोटेशंस नहीं पढ़ सकते थे, उनको रिकॉर्ड करके जैसे गाना भेजा जाता था उसी को कॉपी करके वैसे ही गाते थे। मेरे गाने उन्होंने कॉपी करके वैसे ही गाए, ठीक है। तो ये अमित अच्छा। कुमार को मैंने पूछा था, तो अमित कुमार ने मुझे एक बात बताई थी। मैंने अमित कुमार को ये बताया था क्योंकि मुझे पता था ये पहले से कि किशोर कुमार ने जुगनू सॉरी सॉरी क्या फिल्म थी, जिद्दी। झुमरू, आई एम सॉरी, झुमरू। झुमरू के गानों के लिए जब किशोर कुमार म्यूजिक बना रहे थे तो उन्होंने भोला श्रेष्ठा को यूज किया था कि आप नोटेशंस भी बनाइए ताकि ऑर्केस्ट्रा जो बजाएंगे उनको दिया जा सके। तो सिंगर का भी और ऑर्केस्ट्रा का भी जो भी नोटेशन था, जो किशोर कुमार ने ट्यून धुन बनाई थी, वो सारी की सारी धुन की नोटेशंस भोला श्रेष्ठा ने बनाई थी, और ये बात मुझे पता भी थी। और अमित कुमार से जब मैंने कहा तो अमित कुमार ने कहा मुझे कि यू प्रोबेबली आर करेक्ट बिकॉज भोला दा वाज वेरी क्लोज टू किशोर दा। तो फिर मैंने कहा, पर अमित कुमार ने मुझे ये बताया, लेकिन बाद में जब किशोर कुमार की लेटर ईयर्स में 80s के आसपास, कि बाद में किशोर कुमार नोटेशंस पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे, क्योंकि जब उन्होंने बाकी गाने बनाने शुरू किए, अपने गाने, जो कि पर्टिकुलरली बंगला में, जो कि बंगला में वो गाने बजाते थे और दूसरे सिंगर्स से भी गवाते थे, लता से भी गवाया हुआ है और दूसरे से गवाते थे, मेरे से गवाते थे, कि अपने आप गाते थे, तो वो नोटेशंस अपने आप लिखते थे। तो बाद में उनको नोटेशंस लिखनी भी आ गई थी, और पढ़ते तो खैर थे ही, तब तक उनको पता चल चुका था। तो ये किशोर कुमार तब नहीं एक्सेप्टेड थे क्योंकि नोटेशंस नहीं पढ़ते थे, क्लासिकल सिंगर नहीं, ट्रेंड नहीं थे। तो ये शिकवा जो था ना उनके नाम का, ये उस वक्त की जनरेशन के दिमाग में बैठा ही हुआ था। तो ये किशोर कुमार के साथ ऐसा ही था। लेकिन अगर आपने कभी भी अगर आपको मौका मिले तो किशोर कुमार ने कोई 48 या 50 गाने बंगला लैंग्वेज में कंपोज किए हैं, अपना म्यूजिक दिया है, उसका म्यूजिक है किशोर कुमार का।
और बंगला में गवाए हैं। मोस्टली अपने आप गाए हैं, कुछ लता से गवाए हैं, कुछ आशा से, कुछ अमित कुमार से गवाए हैं। कभी भी मौका मिले आपको जिंदगी में और समझ सकें तो उन गानों को सुनिए, आपको पता चलेगा कि कितना 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 टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर था ये किशोर कुमार। वो तो पता चलता है हमको झुमरू के गाने हाँ या दूर गगन की हाँ, मैं छाओं में बंगाली के गाने गाने, मेरे पास दूर कलेक्शन भी है हाँ, बंगाल ये के सॉन्ग, और मैं पता सुनता चलता भी है और हमको। बड़े हाँ कमाल का म्यूजिक पता दिया चल हुआ है, बहुत वह कमाल का कमाल का म्यूजिक। म्यूजिक, वही तो मुझे खंत है कि ये इतना टैलेंटेड पर्सन होते, बाकी म्यूजिक डायरेक्टर ने उनको थोड़ा सा भी ये किया होता तो हम कितने अच्छे गाने का ये हमारे पास खजाना होता। और हम लोग अच्छे टैलेंट्स की कदर नहीं करते ना, जो खुद का हाँ ही है ना, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी हाँ, को ज्यादा मिला क्या है ना किसी ना को मिला है ना मिलेगा। मिलेगा, राइट। बस ऐसी बात हो गई। और कभी कभी क्या मुझे ज्यादा, मैं किशोर कुमार का ज्यादा फैन होता हूँ, मैं थोड़ा बोल्ड स्टेटमेंट करता कि उनकी एक लॉबी म्यूजिक डायरेक्टर की थी क्या, कि उनको किशोर को लेना ही नहीं, ऐसा बताते थे, हाँ ऐसा लगता था मुझे उस हाँ, टाइम। होता था, थोड़ा होता है इस तरह। तो सबके सब हाँ वही लुढ़क तो। गए ना, सब लुढ़क गए। हाँ सब आ गए उनकी लाइन पर म्यूजिक देने के लिए। ठीक बात है ना, हम्म, सब लुढ़क गए, यहाँ तक कि नौशाद ने भी गाना गवा लिया। हाँ वही तो बोला ना, बाद में देखो ना सबने उनसे गवा के लिया, यही बात है फिर ना। वो हीरो कौन है वगैरह देखा नहीं उन्होंने। हाँ, तब सक्सेस को सलाम सब करते हैं ना। हाँ कि वही तो ना। आखिर वो भी प्रोफेशनल लोग हैं, हमको ये भी समझना चाहिए। सब सब लोग दे आर इन बिजनेस, हाँ, उनका भी मार्केट का प्रोफेशन है, डिमांड, खुद की मार्केट कैरियर का, है, ठीक बात। खुद की कैरियर है, खुद का मार्केट का डिमांड, हाँ, वो बिल्कुल हिसाब बिल्कुल, से ही सब चलते हैं। बिल्कुल ठीक बात। सब फैक्टर्स, एवरी फैक्टर इज बट दे हैव एवरी राइट, दे हैव एवरी राइट। यस यस। वो यस, थोड़ा चैरिटी के लिए बैठे, अपने अपने प्रोफेशन के लिए, कैरियर के लिए बैठे। बिल्कुल सच बात है, सबके पास अपना हाँ अपना राइट है। हाँ, बिल्कुल उनको अगर लगेगा कि अगर इससे मुझे ज्यादा फायदा होगा तो उसके वो यूज करेंगे बिल्कुल खुद के गाने नहीं, के लिए। जब जब तक ठीक, उनको रफी अच्छा और एक लगता बात था तब रफी से गवाई। बिल्कुल हाँ ठीक नहीं बात नहीं, है। और एक बात मुझे ठीक, कहना है कि किशोर कुमार खुद एक्सेप्ट कर देते कि मैं गाना नहीं गा सकता क्या, ऐसा कुछ तो, कि मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कभी कभी वो नहीं, कैंसिल करने का बहुत क्या। गाने थे वो मना कर देते थे। आपको एक कहानी सुनाता हाँ हूँ, मना करते, खुद सुनिए। मना करते थे। अभी हमने एक गाना सुना था दुखी मन मेरे, फंटूश का, ठीक है ना। हम्म, बहुत हिट गाना है, बहुत अच्छा गाना है। आपको इसकी एक कहानी सुनाता हूँ जो मन्ना डे ने सुनाई है। मैंने ये मन्ना डे से बोलते हुए सुना है। मैं एक छोटे से 8 10 12 लोगों के ग्रुप में खड़ा था जिसमें मन्ना डे ये बात बता रहे थे और मैं सुन रहा था। मन्ना डे ने बताया कि मैं एक गाना गवाने के लिए, मन्ना डे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे फिल्मों में, और उनको हाँ 90% ज्यादातर उनको वो माइथोलॉजिकल फिल्में मिलती थी कंपोज करने के लिए। तो मन्ना डे यस। कहते हैं कि मैंने ये गाना गवाने के लिए, मुझे आशा भोसले की जरूरत थी गाने के लिए, तो मैं आशा भोसले को ढूंढ रहा था। तो जब मेरे को मिली नहीं आशा भोसले ना, कहा कि स्टूडियो गई हुई है, स्टूडियो में गया, वहां नहीं मिली, यहाँ भी नहीं, वहां भी नहीं। तो किसी ने बताया कि बर्मन दा के घर पे होंगी, प्रैक्टिस कर रही हैं। तो मैं बर्मन दा के घर पहुंच गया। जब बर्मन दा के घर पहुंचा, मन्ना डे बता रहे हैं कहानी, बोलते जब मैं बर्मन दा के घर पहुंचा तो वहां देखा कि देवानंद बैठा है, आशा भोसले बैठी है, किशोर कुमार बैठा है, चेतन आनंद बैठे हैं, सब बैठे हैं, साहिर लुधियानवी बैठे हैं, गानों की बात हो रही है। मैं, किशोर कुमार भी वहीं बैठे हुए हैं। तो मैं जैसे ही पहुंचा, किशोर कुमार ने छलांग मार के कहा कि मन्ना दा आ गए, इनसे गवाइए। अब वो, मुझे पता नहीं क्या बात हो रही थी, लेकिन वो कहते मन्ना दा आ गए, अब इनसे गवाइए, मैंने नहीं गाना। तो सब के सब बैठे हैं। अब वो देवानंद कह रहे हैं कि नहीं ये गाना गवा रहे हैं। तो मैंने कहा हो क्या रहा है। तो बर्मन दा ने बताया कि देखो, आओ बैठो बैठो तुम बैठो। अब आपको पता होगा कि मन्ना दा बर्मन दा के असिस्टेंट हुआ करते थे, और मन्ना दा बर्मन दा के गानों की ट्रेनिंग दूसरे सिंगर्स के साथ जाके किया करते थे। मैंने पहले प्रोग्राम में बताया, फिर बताऊंगा इसके बारे में इलैबोरेटली। तो मन्ना दा को बर्मन दा ने गाना सुनाया कि देखो ये गाना है, मैं चाहता हूं कि किशोर गाएगा, और किशोर अवॉइड कर रहा है कि मेरे से ये गाना गाया ही नहीं जाए, आप मन्ना से गवा लीजिए। तो मन्ना ने उस गाने को गाया, किशोर को दिखाया, बर्मन ने दोबारा गाया, इंसिस्ट किया। पता नहीं कितनी बार जोर लगाने के बाद किशोर ने दुखी मन मेरे गाया है, वरना वो सोच रहे थे कि मन्ना से गवा लिया जाए। ये मन्ना डा ने बताया हमारे को ये कहानी। खैर, ये बातें चलती रहेंगी और हम बातें करते भी रहेंगे जब भी हमको मौका मिले, ठीक है ना। तो फिर आज का प्रोग्राम यहीं पर एंड करें, फिर अगले फ्राइडे, एक फ्राइडे के थैंक बाद यू अगले वेरी मच, फ्राइडे ज्वाइन थैंक करिए यू मेरे वेरी को। मच पीयूष जी, बहुत अच्छा टाइम रहा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना जी, धन्यवाद धन्यवाद।
चलिए, बहुत एंजॉय किया, थैंक 2 यू। फ्राइडे बाद ज्वाइन करिए, कव्वाली पे बात शुरू करें। थैंक यू बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू।